स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके। प्रेजेंट नाउ। अच्छा, वीडियो ऑफ रहेगी तो थोड़ा। योर एंटायर स्क्रीन। अरे जयदीप भाई और नीतीश भाई चुप रह गए, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, हैं? अभी क्यों बोलूं भाई, तू पहले प्रेजेंट कर ले। जब डाउट होगा तब। बढ़िया। हाँ, मैं बेसिकली मेरा मोटिव बता देता हूँ पहले हाँ यहाँ हाँ आने का। हाँ। तो अपना स्कूल शुरू कर दे और हमको इन्वेक में पढ़ लेने दे। अरे मैं बता रहा हूँ ना, नो पन इंटेंडेड। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता था जब बीच में अच्छा लगता था कि सेशन में तो आंसर कर रहा हूँ, पर इनको गलत फीडबैक चला जाता था कि सब समझ में आ रहा था, मैं बंद कर दिया। मैं बोला मैं चुप रहूंगा सेशन में, भाई ये मतलब सही नहीं है, मैं जानता हूँ इसका मतलब बाकी सब भाई ऐसा अच्छा नहीं है, नहीं इसलिए नहीं, तो अरे भाई, हाँ सब मिक्स्ड है, मिक्स्ड रिव्यूज है, क्योंकि हाँ तू पॉइंट आउट भी सही करता है ना। कल भी हाँ। किया था ना वो तो इसलिए ऑफिस मतलब आवर्स में। हाँ तो अरे यार। सर ने कितना चांस दिया, कोई बोला ही नहीं। हाँ फिर मैंने एग्जैक्टली। सोचा कोई कुछ नहीं बोल रहा है भाई, तुम शांत क्यों हो, बोलो भाई, ये हमारा फ्यूचर है तो रिस्क नहीं लेना है ना। हाँ तो सही सही। चलो फिर आज आज ना बहुत सिंपल है, देखो। तो थोड़ा एजेंडा रखते हैं, बहुत सिंपल रहेगा सेशन। पहली बात, मैं कोशिश करूंगा कि एकदम इसको एलिमेंट्री लेवल पे रहेगी ये, पर अलोंग द वे में क्या करूंगा, लेवल 1 पे रहेगी, पहले सेशन शुरू होगी, फिर लेवल 2, लेवल 3, फिर आई टेक इट थ्रू द रूफ। ठीक है। अब वो जब टेक इट थ्रू द रूफ वाली पॉइंट आएगी, बहुत लोगों को मन करेगा छोड़ देने का, सेशन छोड़ देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कि तुमको इंटरेस्ट भी रहे, कि मैं कोशिश करूंगा कि मतलब कैसे इंटरेस्टिंग रखूं, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा, तुम लोग थोड़ा बस चैट पे आंसर करते रहना या फिर अनम्यूट करके आंसर करना, वो तुम्हारी मर्जी, जो तुमको कंफर्टेबल लगे। ठीक है। पर आई विल ट्राई टू मतलब थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको लिंक करूंगा, राइट। और एट द सेम टाइम हम लोग इसको बिजनेसेस के साथ भी लिंक करेंगे, जो हम एक्चुअली में लिस्टेड बिजनेस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन क्योंकि सबका लेवल थोड़ा अलग है, तो अभी कौन कौन है सेशन में, तो अभी क्योंकि बेसिकली आई थिंक सो नंदिनी विल बी अ बिट अनअवेयर अबाउट द टॉपिक्स, तो थोड़ा सा मैं बेसिक लेवल से लेकर जाऊंगा। तो वैसे भी एबिटा ईबिट फिर से आने वाला ही है नेक्स्ट 2 वीक के अंदर, तो नो प्रॉब्लम इफ आई गो इट फ्रॉम अ बिट बेसिक लेवल। ठीक है। तो विद दैट सेड लेट्स बिगिन। ओके। हाँ हाँ और कोर आइडिया का मतलब ये था कि अभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं चाहिए था ये सेशन, इसलिए हाँ मैंने कहा था कि रिकॉर्ड कर ले, फ्यूचर में हाँ रेफरेंस हाँ। ले सके। मैं ना, मैं इवन एडवांस भी कवर करूंगा, अरे मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, देख एडवांस समझने के लिए भी ना मैं उसको अभी अभी तू थोड़ा समझाने का मुश्किल है, क्योंकि एडवांस समझ, सपोज मैं एक एग्जांपल बस देता हूँ कि सपोज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन समझना है। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन समझना है ना, तो पी एंड एल में तेरे को बहुत क्लैरिटी रहना है कि एकदम पीबीटी कैसे निकलती है, पी पी पैट कैसे निकलता है, बिकॉज जो कैश फ्लो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से ही आता है। तो ये सब समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं बस बता रहा हूँ कि क्यों बेसिक लेवल से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फाउंडेशन क्यों स्ट्रांग होना जरूरी है। तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है मे बी फर्स्ट फ्यू ये मिनट्स या फिर ये, पर फिर मैं उसको एकदम थ्रू द रूफ लेके चला जाऊंगा। ठीक है, तो नो टेंशन, आज हम जितना समय लगेगा 3-4 घंटे, वॉट एवर इट टेक्स आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक भी लेंगे। ओके, राइट। तो बिफोर वी गेट इनटू इन्वेस्टिंग और बिफोर वी गेट इनटू इक्विटी रिसर्च, सब ओके प्लीज जस्ट अ मिनट। हाँ। तो बिफोर वी गेट इनटू इन्वेस्टिंग और इक्विटी रिसर्च, हमारा सबसे मेन गोल जो रहता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको करना क्या है। सपोज अब हम सपोज मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यू आर चूजिंग पाइथन, कोई चूज कर रहा है, कोई कुछ एक और सॉफ्टवेयर अपना कोडिंग लैंग्वेज चूज करता है और उसमें एक्सपर्टीज हो जाता है, राइट। पर जब इक्विटी रिसर्च की बात आती है ना, इसमें मतलब बोल सकते हैं कि तुमको सब में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लाइक यू शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जिसको बोलते हैं, लिटरली वो होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि हजारों सेक्टर है, उस हजारों सेक्टर में हजारों चीजें हैं ट्रैक करने को, राइट। फिर हजारों मतलब आई एम एग्जैजरेटिंग, मतलब करिए, पर बहुत सारी चीजें हैं ट्रैक करने को, फिर उनका तुमको नुआंसेस जानना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जानने को। तो इधर ना तुम बेल आउट नहीं कर सकते हो कि यार मैं बस यही चीज करूंगा, या फिर मैं बस यही चीज करूंगा ना तो आई कैन बिकम एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तुमको ना पूरा आई 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 पुट इट दिस वे कि तुम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट में तुम बिजनेस एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह हो, कि अगर तुम्हारे पास कोई आके बोलता है भाई देख मेरा प्रॉफिट अच्छा नहीं जा रहा है, मेरा कुछ सही सही बिजनेस नहीं चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा ना प्रॉफिट्स कैसे मैं बना सकता हूँ बताइए। तो तुम क्या करोगे एज ए कंसल्टेंट, तुम एक बिग फोर को हायर करोगे या फिर कोई भी कंसल्टेंट, और वो क्या करेगा, वो जाकर वो मार्केट रिसर्च करेगा, वो देखेगा कौन कहाँ पे कितना कंपटीशन है इस कंपनी का, कितना ये पैसा कमा रहा है अभी, कितना फ्यूचर में कमा सकता है, ऐसा सब एस्टिमेशन करेगा, राइट। तो जस्ट अ मिनट।
तो जब ये एस्टिमेशंस करता है कि कैसे, तो उसके लिए हमको पास्ट डेटा भी हमको एक जगह पे रखना हमको सीखना पड़ेगा, राइट? तो मैं मानता हूँ कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हम लोग बिजनेस कंसल्टेंट ही है, ठीक है ना? हम लोग वैल्यूएशन, लोग बोलते हैं हाँ वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनफैक्ट एक सेपरेट चीज ही बोल सकते हैं उसको, पर हम वी आर फर्स्ट बिजनेस कंसल्टेंट, तो बिजनेस हमको समझ रहे हैं, ठीक है? तो मेरे को, मैं पर्सनली मैं बताऊंगा कि मेरे को जस्ट आई टेक वन मोर मिनट, कि मेरे को डर यही था कि मैंने तो एमबीए नहीं की थी, मैंने तो इंजीनियरिंग की थी, तो मेरे को हमेशा यही रहता था कि यार मैं कर पाऊंगा क्या, इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल, इट इज लाइक मतलब बहुत ईजी रहता है अगर तुम लोग एक प्रोसेस फॉलो करोगे, प्रोवाइडेड यू फॉलो ए प्रोसेस। आई टेल यू द प्रोसेस ऑल्सो, मैं अपना प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे मैंने फॉलो किया, व्हाट डिड आई डू एवरी डे, एंड इट बी फास्टर फॉर यू ऑल्सो, राइट? जो मैंने मिस्टेक्स किए वो तुमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुमको रिसोर्सेज दिखाऊंगा, तो वो प्रोसेस ईजी हो जाएगा, राइट? तो सिर्फ टू समराइज, सिंपल है, तुम लोग बिजनेस कंसल्टेंट पहले हो, राइट? यू आर एनालाइजिंग बिजनेसेस, वैल्यूएशन ये सब बाद में देख लेंगे, वो हम सम अदर डे है वो, एक थोड़ा बेसिक समझाऊंगा, प्राइमर समझाऊंगा, पर दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? सो हैविंग सेड दैट, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है, तो चलो तुम लोगों को मैं पूछता हूँ, क्यों कर रहे हैं हम इक्विटी रिसर्च? क्या पॉइंट है इक्विटी रिसर्च करने का? व्हाई आर वी डूइंग इक्विटी रिसर्च? कोई भी कुछ भी रैंडम बोल सकते हो, पर बोलो, मतलब कुछ भी बोलो, यू कैन अनम्यूट, यू कैन म्यूट, वॉट एवर यू वांट टू डू, यू कैन टाइप इट ऑन चैट। क्यों करते हैं इक्विटी रिसर्च? क्यों चाहिए हमको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट? व्हाई डू वी नीड? जितना तुम लोगों का आइडिया है। बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करना है, देखना एट द एंड ऑफ द डे इक्विटी इन्वेस्टर जो है उनके पास कितना पैसा आता है जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था पहले। राइट, तो इन अ वे वी आर एनालाइजिंग बिजनेसेस एंड वी आर सीइंग कि हम कहाँ, तुमने एक वर्ड यूज किया, इन्वेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? पैसा कहाँ लगाना है भाई? सिंपल सी बात है कि मेरे को एक बिजनेस में पैसा लगाना है और मेरे को उस पर कुछ से कुछ रिटर्न आना है। क्या ये सब लोग एग्री करते हैं ये बात? एग्री। अच्छा अच्छा, बाय द वे हिंदी ओके है ना? लाइक हाँ हाँ, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स, या बस इंग्लिश रखूं या हिंदी बस, क्या क्या चलेगा? दोनों ना? हिंदी उस मिक्स। हाँ तो ओके, मैं मातृभाषा। मातृभाषा तो मैं ज्यादा हिंदी रखूंगा, तो आई मोस्टली हिंदी रहेगी, तो ये है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि हम लोग इन्वेस्ट करना है हमको बिजनेस में, कि हम लोग एक बिजनेस में अगर लगा रहे हैं पैसा, तो हमको एंड में हमको कुछ रिटर्न आना है उससे, राइट? तो जब रिटर्न्स की बात आती है, तो व्हाट डू यू थिंक? अभी स्टॉक, देखो स्टॉक मार्केट के बारे में मैं नहीं समझाने वाला हूँ, सबको तो मालूम ही होगा, एक स्टॉक मार्केट करके एक चीज होती है जहां पे हम ये बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं। कि अगर रिलायंस सुना होगा तुमने, एचडीएफसी बैंक सुना होगा, अडानी चल रहा है अभी, अडानी का फियास्को चल रहा है, तो वो अडानी का सुना होगा, एचडीएफसी बैंक सुना होगा, तो तुम पैसा लगाते हो, उस पर रिटर्न बनता है, ठीक है? तो अभी सिंपल सी बात है कि वो जो रिटर्न बनता है, सपोज वो जो स्टॉक ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तुम सुनते रहते होगे ना, कब इधर न्यूज से कहीं पढ़ लिया या फिर कहीं पढ़ लिया, तो व्हाट इज द मेन रीजन दैट स्टॉक गोज अप? मतलब अडानी वडानी छोड़ो, वो अडानी तो अलग टाइप का है, नशे है उसके, पर तुमको क्या लग रहा है कि एक स्टॉक ऊपर या नीचे क्यों जाता है ओवर लॉन्ग टर्म? मैं शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में, कि 5 साल में, 10 साल में एक डायरेक्शन में अगर जाता है, सपोज चलो मान लेते हैं, मैं एच डी एफ सी बैंक ही दिखा देता हूँ, सपोज एच डी एफ सी बैंक, ठीक है? जो बहुत फेमस है, आई नो, बहुत इतने लोग इसको एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं, पर बेस्ट है तो 60 रुपए से एकदम 1800 रुपए हो गई है, राइट? तो क्या, क्यों ये स्टॉक प्राइस ऊपर गई है? क्या इसने फॉलो किया है कि ये स्टॉक प्राइस ऐसे ऊपर गई है? व्हाट इज इट? कंसिस्टेंट रिटर्न्स एंड इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। कौन सा रिटर्न? मतलब रिटर्न तो ओके, स्टॉक पे, रिटर्न पे, स्टॉक पे तो रिटर्न बना है 100% करेक्ट, कि अगर मैं 60 रुपए पे खरीदता और अभी 1800 पे है, तो मैं 30 पे अगर रिटर्न बनाया, मैं मस्त रिटर्न बनाया, मैं एक इन्वेस्टर हूँ बिजनेस में, पर जो वो क्यों ऊपर गया है, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ जो बताओ। उन्होंने एसेट्स में एलोकेशन किया था पास्ट हाँ, में या प्रेजेंट में, किसने तो किसने एक एलोकेट किया था? एचडीएफसी ने? एचडीएफसी के मैनेजमेंट ने, ओके, तो उस पर से ये कलेक्टिवली मार्केट का एक क्या कहते हैं, ये है कि मतलब जो फ्यूचर में ये रिटर्न्स उस पर ज़्यादा मिलेगी, एक राइट, परसेप्शन है, उसके वजह से उनकी प्राइस। नाइस, वेरी गुड। एक ने नंदिनी बोल रही है कंपनी, एक मिनट, कंपनी के हेल्दी फाइनेंशियल्स, यस वेरी गुड, ओके। और कोई आंसर, एनी अदर आंसर कि तुमको, सॉरी, हाँ, एनी अदर आंसर तुमको जो लग रहा है? कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स हर साल बढ़ते हैं, तो लोगों में इंटरेस्ट आता है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, तो अच्छा फिर कर रही है, बढ़िया। तो कैश फ्लो हाँ, आएंगे मतलब कैश एंड फ्लो, में सब हाँ, एंड वो ज़्यादा आएगा। राइट। तो सबका आंसर सही है, मनी फ्लो। बेसिकली लॉजिक सिंपल है, तुम्हारा स्टॉक प्राइस एक ही चीज को फॉलो करता है, और वो है प्रॉफिट्स। तुम प्रॉफिट बनाओ, तुम या फिर प्रॉफिट या कैश फ्लो जो भी बोलो, एंड में तुम्हारा जो स्टॉक प्राइस है वो प्रॉफिट्स को फॉलो करता है, ठीक है?
तो सपोज HDFC बैंक ही ले लो। अब तुम पूछ सकते हो यार ये ना स्टॉक मार्केट मेरे को समझ नहीं आती है। देखो हम बिजनेस के पार्ट ओनर हैं, बस खत्म। हम बिजनेस में ओन करते हैं, जब प्रॉफिट बढ़ता है स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, इतना अभी के लिए याद रखो। हम अभी मार्केट कैप, फ्री फ्लोट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये सब में नहीं घुसेंगे, हमको नहीं घुसना है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट ऊपर जाती है, सपोज मैं HDFC बैंक का ही प्रॉफिट देख लूँ, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे देखते हैं कि HDFC बैंक ने अपना प्रॉफिट लास्ट 10 साल में 10 गुना कर दिया है ऑलमोस्ट, राइट। आप देख सकते हो 4000 करोड़। अभी डोंट वरी, यहाँ पे बस मैं ये P&L स्टेटमेंट भी बेसिक से समझाऊंगा कि नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 4000 करोड़ से 40,000 करोड़ हो गई है, कि मतलब 10 गुना हो चुका है पैसा। मतलब ये कंपनी 10 गुना पैसा बना चुकी है, राइट। और अगर आप स्टॉक रिटर्न्स देखोगे तो उससे भी ज्यादा नहीं, उसके आसपास ही दिखेगी आपको। 200 से ऑलमोस्ट 1800, मतलब 9 गुना हो चुका है स्टॉक, राइट। तो अगर, हाँ, तो ये तो हुआ स्टॉक अगर ऊपर जा रही है। अगर स्टॉक नीचे जा रही है तो क्या हो सकता है रीजन? अगर एक स्टॉक नीचे जा रही है तो व्हाई इज इट गोइंग डाउन? व्हाई डू यू थिंक इट्स गोइंग डाउन, कि वो स्टॉक नीचे जा रही है, या फिर क्या रीजन हो सकता है? मनी फ्लो कम होने, मनी प्रॉफिट फ्लो कम कम होने होने। लगे। हाँ, प्रॉफिट किस चीज का, किसका प्रॉफिट कम होने लगे? HDFC का मतलब जिस कंपनी का। जिस कंपनी का, उस कंपनी का अगर प्रॉफिट कम हो, मतलब अगर प्रॉफिट धीरे धीरे हम्म, नीचे जा रही हो, तो बिजनेस खराब हम्म, करेगी ही। बिजनेस हम्म, का स्टॉक प्राइस भी खराब करेगा। इतना देखो, मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो सपोज यहाँ पे देख सकते हो, ये कंपनी एस चांद, तो मैं समझा भी देता हूँ बिजनेस ये क्या करती है। बचपन में आपने बुक वुक पढ़ी होगी, तो उसमें एस चांद पब्लिकेशन हम्म, बहुत फेमस है। मतलब वो हम्म, साइंस के टेक्स्ट बुक बनाते थे, ये सब बनाते थे, ठीक है। तो वो क्या हुआ ना, 2018-19 के आसपास इनको एक प्रॉब्लम आया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो सब बहुत रिफॉर्म चल रहे थे पॉलिसी में, तो स्कूल वालों ने ना बुक वुक लौटा दिया, मतलब इनको लौटा दिया वापस कंपनी को। तो इनको बहुत लॉसेस हुए, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2019-20 में कैसे इन लोगों को लॉस हुआ, घाटा हुआ बेसिकली, कि कंपनी लॉस में चली गई, ठीक है। 67 करोड़ का लॉस, फिर 111 करोड़ का लॉस। आप कुछ मत देखो, बस अभी के लिए इतना फोकस करो नेट प्रॉफिट पे। और स्क्रीनर ये याद रखना, ये साइट याद रखना, अगर कंपनी एनालाइज करनी है तो, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 18-19 में ये खराब किए। तो 18-19 में क्या हुआ है शेयर प्राइस को भी, तो 18-19 से ये कॉन्स्टेंटली गिर रही है, राइट, गिर रही है, राइट। अब वापस रिकवरी आ रही है, तो धीरे धीरे आपको दिख सकता है कि स्टॉक प्राइस वापस ऊपर भी जा रही है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे जो लॉस हो रहा था वो धीरे धीरे अभी प्रॉफिट में बदलने लगा है, तो वापस शेयर प्राइस ऊपर आती है, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे मुझे बताओ, इस पार्ट से क्या सीखा, कि अगर स्टॉक प्राइस या फिर कोई भी है, अब देखो मुझे अडानी आके मत बोल देना कि भाई इधर अभी मुझे तुम अडानी बोलोगे, भाई अडानी में तो प्रॉफिट है ही नहीं, बढ़ ही नहीं रहा है प्रॉफिट। अगर तुम देखोगे तो अजीब सा तुमको दिखेगा कि बढ़ रहा है प्रॉफिट, मना नहीं कर रहा हूँ, पर 2011 से देखो 2800 करोड़ था, अभी भी 1200 करोड़ के आसपास। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बढ़ी है, कुछ मतलब कहीं गई नहीं है प्रॉफिट्स। फिर अडानी का स्टॉक ऊपर क्यों है? तो उसके बहुत रीजन है। फ्लोट मैं वो बाद में समझाऊंगा, फ्लोट कॉर्नरिंग होती है, बहुत चीजें होती है, वो मैं अभी हम नहीं कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन बेस रेट याद रखना। बेस रेट मतलब कि हायर प्रोबेबिलिटी, कि क्या 90% ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर प्रॉफिट ऊपर जाता है तो स्टॉक भी ऊपर जाता है, अगर प्रॉफिट नीचे जाता है तो स्टॉक भी नीचे जाती है, खत्म, राइट। दैट इज द फर्स्ट स्टेज। तो क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? क्या ये पार्ट सिंपल था, सिंपल टू अंडरस्टैंड? अगर सिंपल था तो एक बोल दो कि थम्स अप डाल दो, या फिर बोल दो कि सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्लियर। क्लियर है, क्लियर। क्लियर, परफेक्ट, क्लियर। परफेक्ट। तो अब क्या है ना, कि अब तो समझ में आ गया तुमको कि अगर कंपनी का प्रॉफिट और लॉस उसका शेयर प्राइस डिटरमाइन करता है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट, सपोज मैं अब ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी के पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे शेयर प्राइस ऊपर जाता है, या फ्यूचर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो मेरा पूछने का मतलब ये है कि मान लो अभी शेयर प्राइस कुछ है, सपोज HDFC बैंक का सपोज 1000 रुपए 1800 का शेयर प्राइस है, ठीक है। तो जो अभी शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, जो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट है या पास्ट के प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट है? कि पैसा बनाएगा फ्यूचर में इसलिए शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, या अभी तक इसने पैसा बनाया है इसलिए ऊपर जाएगा? इन दोनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है? फ्यूचर पास्ट का रिकॉर्ड देख के ही ना फ्यूचर मतलब हाँ, करेक्ट, डिसाइड हो। करेक्ट। पर शेयर प्राइस जाएगी कब ऊपर, मैं वही पूछ रहा हूँ। बेसिक करेक्ट, 100% करेक्ट। हम पास्ट का बेसिस ही हम देखेंगे, पास्ट में हम बहुत चीजें देखेंगे कि मैनेजमेंट ने कैसे टफ टाइम में किया, फिर पास्ट में देखेंगे कैसे इन्होंने बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। पर बनता कहाँ पे है पैसा? वेयर वेयर आर द रिटर्न्स मेड? वही मैं पूछ रहा हूँ, फ्यूचर में बनता है या पास्ट में बनता है? अगर अभी प्रेजेंट के डिसीजन ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन फ्यूचर में ज्यादा रेवेन्यू या रिटर्न देंगे, तो राइट, उस हाँ, basis पे। एग्जैक्टली। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि जो पैसा बनता है ना, तो वॉरेन बफे का एक कोट है कि डोंट गो वेयर द पक वाज, आई गो टू द प्लेस वेयर द पक इज गोइंग टू बी। पक मतलब वो एक उनका रहता है, एक गेम रहता है, तो उसमें सिंपल सा ये समझो
कि लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो क्या करते हैं ना, कि वो ये करते हैं, वो लास्ट 10 साल का फाइनेंशियल निकाल लेंगे, लास्ट 10 साल की प्रॉफिट देख लेंगे, लास्ट 10 साल का ये देख लेंगे, ठीक है, फ्यूचर का कोई नहीं है, और लास्ट 10 साल अच्छा हुआ है तो खरीद लेता हूँ मैं, राइट। पर अगर उनको जाके पूछोगे ना, भाई तूने क्यों खरीदा है, बता ये प्रॉफिट कैसे कमाएगा फ्यूचर में, किसी के पास जवाब नहीं है। क्या ये तुमने रियलाइज किया है कि अगर तुम कोई स्टॉक मार्केट के साथ इन्वॉल्व है, क्या लोग ऐसा ही सोचते हैं कि तुम्हारे हिसाब से, क्या तुम जो तुम्हारे दोस्त हैं फॉर एग्जाम्पल, क्या ऐसा ही सोचते हैं? हाँ बिल्कुल। ऐसा ही सोचते हैं, राइट, समथिंग सिमिलर ऑन दीज लाइंस। डू यू एग्री? राइट। एग्री। सुबह वापस रिपीट कर सकते हो मैं हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम अभी सपोज स्टॉक मार्केट में किसी को जाके पूछ लो, कि सपोज एक बंदे ने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया है, तो मैं उसको जाके पूछता हूँ क्यों किया है एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट, वो बोलेगा भाई लास्ट 10 साल में देख कितना मस्त परफॉर्म किया है, ठीक है, लास्ट 10 साल में देख कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। सपोज मैंने कोई बोल दिया कि एस में क्यों इन्वेस्ट किया, लास्ट 1 साल में देख कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। कोई फ्यूचर का नहीं देख रहा है। पर मैं उनको पूछूं कि भाई फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ये मेरे को बता, कि व्हाट इज द ब्रिज टू प्रॉफिट्स, कि व्हाट इज द ब्रिज टू मोर प्रॉफिटेबिलिटी, या ज्यादा पैसा या ज्यादा प्रॉफिट, कोई बता पाएगा? रिसेंट अर्निंग देख करके, रिसेंट क्वार्टर का अर्निंग देख के। हाँ, रिसेंट क्वार्टर का भी देख के बता पाएगा, पर पॉइंट क्या है, एंड ऑफ द डे मैं ये देख रहा हूँ कि क्या कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट बनाएगी। मेरे को पास्ट ये डेटा देगी कि आप क्वार्टरली, तुमने जैसे नीतीश भाई ने बोला कि क्वार्टरली डेटा हम देखते हैं, या फिर हम पास्ट का डेटा देखते हैं 10 साल। मेरे को ओनली इन्फॉर्मेशन ये मिलता है कि कंपनी ने कैसे, जब सपोज टफ टाइम में कैसे उसने हैंडल किया, लॉस क्यों हुआ। सपोज मैं पास्ट डेटा यूज करता हूँ, तो मैं कब यूज करता हूँ, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कैसे यूज करता हूँ। चलो मान लो, देखो अभी के लिए कुछ कहीं नहीं जाते हम लोग, आप बहुत देखो, बहुत कुछ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, सेल्स एक्सपेंसेस, कहीं पे मत जाओ, नेट प्रॉफिट पे बस ध्यान दो, ठीक है। तो अभी सपोज मैं एक कंपनी बोलता हूँ, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बनाती है टायर, जो बड़े, लेकिन ये नॉर्मल टायर नहीं बनाती है। ये कौन से टायर बनाती है मैं दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। ये बनाती है ऑफ द रोड हाईवे टायर। तो मैं क्यों इतना स्टोरी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर के साथ नेरेटिव मैच करना, मतलब नंबर के साथ आपको जानना भी है आप क्यों उस नंबर को देख रहे हो, ठीक है। तो ये बनाती है बड़ी बड़ी टायर, ठीक है, एकदम मतलब जो ऑफ द रोड बोलते हैं, मतलब इसको एकदम एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस्तेमाल होती है, बड़े बड़े टायर, ह्यूज टायर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ना, अगर आप बालकृष्णा में देखोगे, आप एक आप चीज ऑब्जर्व करोगे, तो कुछ सालों के लिए ना बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट कहीं नहीं गया था, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे 717 करोड़, यहाँ पे 2017 से देख सकते हो कैसे 717, 736, 774, कहीं नहीं गई प्रॉफिट। बहुत कम है ना, मतलब अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं, ये शायद से कुछ 1% या 2% ग्रोथ थी प्रॉफिट में, राइट, 2% या 1% ग्रोथ थी, ठीक है। आप अगर शेयर प्राइस में भी देखोगे, जैसे मैंने कहा था कि 2017 से 18 आप देखोगे तो शेयर कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं था, तो शेयर भी कुछ नहीं किया, ठीक है। देखो 17 से 18 से 19 कुछ नहीं किया, ठीक है। तो क्यों? अब यहीं पे पास्ट का डेटा हेल्प करता है मुझे। मुझे क्या है, मुझे क्या पता चला जब मैं जाकर एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, जब मैंने पढ़ा कि बाद में मैं बताऊंगा एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, डीआरएचपी सब बताऊंगा मैं क्या होता है, बस मैं इतना समझो कि मैंने पढ़ा कि हर हर साल कंपनी बोलती है हमने क्या किया, हमने कहाँ गलत किया, हमने कहाँ सही किया। तो जब मैंने कंपनी के बारे में पढ़ा, मुझे मुझे पता चला कि अच्छा, ये लोग क्या है, कि ये लोग, इनका एक रॉ मटेरियल है, मतलब अब टायर बनने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो मैं इनफैक्ट ना एनोटेट करना शुरू करता हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी बोलूंगा, तो जस्ट अ मिनट, राइट, राइट। तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो ये टायर बनने के लिए यूज होती है। तो क्या हुआ ना, ये जो 3 साल में बेसिकली क्या हुआ कि जो प्राइसेस, इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस था बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इनको प्रॉफिट नहीं बना, इनको क्या है कि रॉ मटेरियल का प्राइस इतना खर्चा उनका चला गया कि इनका उनको प्रॉफिट नहीं बन पाया, राइट। इसलिए दे वेंट इनटू लाइक ए स्टैग्नेशन, ऐसा नहीं बोलेगा लॉस में चले गए, पर क्या है कि उनका ग्रोथ नहीं रहा प्रॉफिट में, राइट। उनका प्रॉफिट तुम देख रहे हो, तो प्रॉफिट हैज नॉट डिडंट ग्रो इन दैट ईयर। तो ये मेरे को क्या बताती है कि बिजनेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि गड़बड़ नहीं मतलब एक रिस्क है, कि अगर रॉ मटेरियल में प्राइसेस में कुछ फ्लक्चुएशन आती है, तो कंपनी अच्छा नहीं करेगी, तो कंपनी में कुछ मतलब ये एक रिस्क पॉइंट है, राइट। तो ये पास्ट डेटा में हेल्प करता है। पर क्या ये मेरे को फिर भी बता पाएगा, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, अगर मैं अभी बालकृष्णा में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो पास्ट का डेटा मेरे को कोई हेल्प नहीं करेगा। मतलब अगेन, मतलब मैं बोला, जैसे मैंने बोला कि क्वालिटेटिव डेटा, जैसे ये मैंने यहाँ पे कहा कि रिस्क जानने में हेल्प करेगा, पर मेरे को एंड में क्या देखना है कि फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बनाएगा भाई, हाउ विल दिस कंपनी मेक प्रॉफिट्स। आज मैं समझाऊंगा कि प्रॉफिट ब्रिजेस में मैं समझाऊंगा कि कैसे एक कंपनी प्रॉफिट बनाती है, क्या क्या ट्रिगर तुमको ढूंढने पड़ते हैं कि एक कंपनी प्रॉफिट बनाने वाली है, सब बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे को देखना है फ्यूचर में क्या बना रही है, सो दैट इज इट।
ठीक है। तो यही था अभी का। सपोज मैं एक और कंपनी दिखाता हूँ। सपोज एक कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज करके, ठीक है। तो ये कंपनी बनाती है, आप सिंपल इतना समझो, पीआई इंडस्ट्रीज बनाती है जो एग्रो केमिकल होता है ना, जो आप क्रॉप पे डालते हो, सब केमिकल डालते हो, मतलब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को बचाने के लिए बढ़िया कंपनी है ये, ठीक है। तो ये इनोवेटर्स के लिए बनाते थे। तो अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक अच्छी चीज दिखेगी। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे कि 17-18 के आसपास, 2018 16-17-18 के आसपास सेल्स कहीं नहीं गई। मतलब जो जितना बेच रही है कंपनी, जो सब समझाऊंगा, डोंट वरी। जो सेल्स है वो कहीं नहीं गई, राइट। और स्टॉक प्राइस पे भी वही दिखी होगी कि 16 17 18 कुछ नहीं हुआ होगा। देखो 16 से लेकर 18 तक कुछ नहीं किया कंपनी ने, राइट। अब क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि समझाता हूँ क्यों। क्योंकि अब बिजनेस को समझना पड़ेगा तुमको। तो मेरे को ये अंडरस्टैंड करवाती है कि तब क्या हुआ था। ये पीआई इंडस्ट्रीज क्या करती है, मैं बताता हूँ सिंपल। पीआई इंडस्ट्रीज क्या करती है, केमिकल बनाती है, ठीक है। क्या इतना समझो, एग्रो केमिकल, मतलब जो पेड़ पौधे को देने के लिए इंसेक्टिसाइड बनाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब ये कुछ बड़े लोगों के लिए, एक मिनट सॉरी, कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, हाँ। तो जस्ट अ मिनट। तो ये ना कुछ बड़े लोगों के लिए बनाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये बोलता है भाई तू हमारे लिए बना ले और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम तेरे को दे देंगे। तो ये जो बड़े लोग थे ना, ये बड़े लोग क्या है कि ये लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। ये लोग थोड़ा, मतलब ये थोड़ा अपने अंदर मर्जर वर्जर चल रहा था कुछ, आप इतना समझो स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो पीआई इंडस्ट्रीज भी स्ट्रगल करने लगा, और इसलिए इसका भी कहीं भी इसको ऑर्डर नहीं मिल रहे थे बेसिकली। इसका ऑर्डर बुक, इसको ऑर्डर बेसिकली नहीं मिल रहे थे, इसलिए इसका सेल कहीं नहीं किया। तो ये सब मेरे को पास्ट डेटा हेल्प करेगा मेरे को जानने का। अब आप बोलोगे मेरे को कैसे मालूम पड़ा यार शुभम, तेरे को ये सब कैसे मालूम, तुझे कहाँ से मालूम पड़ गया? अब उसके भी रिसोर्सेज बताऊंगा मैं कि एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, कि आप कहाँ से डाल सकते हो, कौन कॉल एक चीज होती है, प्रेजेंटेशन एक चीज होती है, राइट। तो मेरे को एक रिस्क मालूम पड़ा कि अगर इसका जो एंड यूजर, मतलब जो इसको जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, अगर वो प्रॉब्लम में है तो ये भी प्रॉब्लम में जाएगा। तो एक रिस्क पॉइंट है। पर अगेन, फ्यूचर में अगर मेरे को प्रॉफिट जानना है तो मेरे को क्या करना है गाइस? अगर मेरे को जानना है कि फ्यूचर में शेयर प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं, अगर इधर से ऊपर जाएगा कि नहीं, तो मुझे क्या देखना है? व्हाट डू आई हैव टू सी? क्या मेरे को देखना है? प्रेजेंट डिसीजंस, बट वो प्रेजेंट डिसीजंस शुड लीड टू व्हाट शुड दोस प्रेजेंट डिसीजंस लीड टू? नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखना है। पास्ट परफॉर्मेंस ये, हाँ, प्रेजेंट डिसीजंस जो फ्यूचर में प्रॉफिट मेरे को ला सकते। सिंपल, कि एंड में मेरे को फ्यूचर में पैसा बनता है, मेरे को पास्ट में पैसा नहीं बनता है। ये बहुत क्लियर कर लो, बिकॉज मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को 1 साल लग गई यही समझने में। जो 1 साल की नॉलेज जब मैं बैठ कर देखा कि स्टॉक की प्राइस कैसे ऊपर जा रही है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन इन्वेस्टिंग सिंस 2019। तो मैं देखा हूँ सारे साइकिल्स, मैंने देखा है, कोविड देखा है मैंने अपने सामने गिरते हुए देखा है, प्रॉफिटेबिलिटी इवापोरेट होते हुए देखा है, मतलब सब देखा है मैंने। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि अगर एक कंपनी पास्ट में अच्छा कर रही थी तो फ्यूचर में गारंटी नहीं है कि अच्छा करेगी। तुमको मालूम रहना है कि फ्यूचर में ये सब होने वाला है, तो हाँ पैसा कमा सकती है, पर मनी इज मेड ऑन द फ्यूचर। सो टू समराइज, सिंपल सी बात है, मनी इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मनी इज नॉट मेड ऑन द पास्ट। पास्ट आपको हेल्प करती है, मैं मानता हूँ। पास्ट आपको, ये तो मैंने एक पहलू बोला कि पास्ट में आपको बहुत चीजें दिखती है, जैसे मैनेजमेंट ने क्या किया, टफ टाइम में क्या किया था मैनेजमेंट ने। आपको दिखेगी कि मैनेजमेंट ने कितना पैसा, कैसे पैसे कमाए थे, उसने अपना प्रॉफिटेबिलिटी कैसे किया, तो आपको स्ट्रैटेजी समझ आएगी कि हाँ बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है मैनेजमेंट की, कैसा मैनेजमेंट सोचता है, क्या ये फ्यूचर में भी ये करेगी कि नहीं। प्रोबेबिलिटी में आपको हेल्प करेगी, 100% हेल्प करेगी, पर एंड ऑफ द डे द मनी इज मेड ऑन द फ्यूचर। सो इज दिस पॉइंट क्लियर गाइज, या इसमें कोई डाउट है? मतलब ये जो मैंने पॉइंट अभी बोली, ये क्लियर है सबको, एवरीबडी? हाँ क्लियर है। राइट। अगर हाँ क्लियर है। हाँ, कोई भी, मैं बता रहा हूँ, देखो बेसिक से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नो टेंशन, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 पॉइंट पढ़े कि स्टॉक का प्राइस क्या डिटरमाइन करता है, कि देखो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्यों चाहिए एंड में। तो अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा कि हमको जानना है कि फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाएगा नहीं है कंपनी। अब क्यों हमको जानना है? बिकॉज एंड में स्टॉक का प्राइस क्या फॉलो करता है? प्रॉफिट को फॉलो करता है। कौन से प्रॉफिट को फॉलो करता है? पास्ट के प्रॉफिट्स को नहीं, फ्यूचर के प्रॉफिट को। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे तो, अब हाँ, अब वो कैसे आएंगे, कहाँ से, अब मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा आपको कि जैसे मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं बताऊंगा कि मेरा क्या थीसिस है, मैंने क्यों इन्वेस्ट किया है उसमें। तो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एक बिजनेस एनालिस्ट है, बेसिकली एक बिजनेस कंसल्टेंट है, जो बिजनेस के बारे में पढ़ रहा है और फिगर आउट कर रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बनेगा, और उसके हिसाब से शेयर प्राइस भी जाएगी। अब वो वैल्यूएशन ये सब बाद में देखेंगे। हाँ बताओ नीतीश भाई, एनी डाउट? हाँ, राइट। तो न मतलब वही आपने बोला ना कि मतलब प्रेजेंट डिसीजन देख करके कि उसका डिसाइड होगा फ्यूचर उसका। बस खत्म। हम देखेंगे कि पास्ट में उसने क्या किया, सही किया कि नहीं, और प्रेजेंटेशन में सपोज अभी, अच्छा चलो तुमको ही पूछ लेता हूँ मैं, चलो देखते हैं, तुम लोग तो बिजनेस आइडिया तुमको तो होगा ही बेसिक। अगर मेरे को जानना है कि
चलो मान लो अफान से ही पूछ लेते हैं। अफान चल मान ले तूने एक बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, तेरा है बिजनेस क्लोथ शॉप का। ओके, तेरा एक बिजनेस, तू कपड़ों की दुकान है तेरी, ठीक है। अगर मैं तेरे को पूछूं कि भाई नेक्स्ट ईयर तेरे को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो किस तरीकों से तू अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता है अगले साल? क्या कर सकता है तू अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बताओ। अच्छा मल्टीपल बेसिकली वे। अफान नहीं, कोई भी बताओ भाई, अगर मेरी ये कपड़ों की दुकान है भाई, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, मैं मतलब इधर मैं कोई प्राइस हाँ प्राइस बढ़ा सकता हूँ, एक्सपेंसेस कम कर बढ़िया। सकता हूँ, ये एक तरीका है, रुको रुको रुको, आराम एक्सपांड से कर आराम से। सकता अरे बढ़िया चीजें बोल रहा है, रुक। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं कपड़े बेच रहा हूँ उसकी प्राइस बढ़ा दूंगा। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग पावर, ठीक है, मैं समझाऊंगा ये सब, डोंट वरी। तो वो है हूँ। दूसरा प्राइसिंग पावर। तरीका है हाँ मैं मैं क्या कर सकता हूँ और एक्सपेंसेस और मैं एक्स एक्सपेंसेस कम कर सकता हूँ अपने। खर्चे कम कर सकता हूँ कि भाई मैंने हाँ, मे बी इलेक्ट्रिसिटी में कहीं किसी से ले रहा था, अब मैं किसी और से लूंगा, मैं टाटा वाले आ गए तो मैं टाटा से लूंगा। और कुछ कर सकता हूँ, प्रमोशन कर सकता हूँ, मार्केटिंग कर सकता हूँ, स्केल ज्यादा में मैं कर सकता एडवर्टाइज। हूँ, एक्सपांशन कर सकता हूँ स्केल में। वेरी वेरी गुड, प्रमोशन कर सकता हूँ, मार्केटिंग, फिर एक्सपेंशन। अच्छा एक्सपेंशन हाँ, किस में कर सकता हूँ, क्या करूंगा एक्सपेंशन में, नए नए एक्सपैंड एरियाज में मेरे न्यू आसपास के प्रोडक्ट इलाकों में। लाइन नए प्रोडक्ट लाइन खोल या सकता हूँ। वेरी गुड, नए हाँ, प्रोडक्ट लाइन जो ये भी थोड़े कर महंगे सकता हो, राइट, जो थोड़े मतलब हाई एंड में हो, राइट, या फिर एक्सपेंशन और क्या, न्यू एरिया। हाँ ऑल्सो हूँ। या फिर ऑल्सो लेटेस्ट इसको अगर फैशन का ट्रेंड फॉलो करेंगे ये लेटेस्ट सब। फैशन का ट्रेंड, जो जारा का लिटरली फुल एक मॉडल ही है, मतलब लिटरली बोल सकते हैं, मतलब उनका यही है। हाँ और क्या कर सकते हैं? या तो फिर चीप चीप भी बना सकता हूँ, वैल्यू फॉर मनी भी कर सकता हूँ, वॉल्यूम में ज्यादा कर सकता हूँ। एग्जैक्टली exactly, मैं इधर वॉल्यूम ग्रोथ करवा सकता हूँ। अब वॉल्यूम ग्रोथ करने हाँ, देखो, अब अगर बोलिए मैं बोलिए। हाँ अगर हाँ कुछ बोल रहे हैं। हाँ अगर मेरे को अभी ज्यादा कपड़े बेचने हैं, तो क्या मैं एक ही दुकान से ज्यादा कपड़े बेच पाऊंगा? मैं क्या करूंगा अगर मेरे को ज्यादा कपड़े बेचने हैं? अभी अफान ने एक बात बोली वॉल्यूम, मतलब मेरे को ज्यादा कपड़े बेचने हैं, तो ज्यादा कपड़े बेचने तो क्या एक ही दुकान से मैं ज्यादा कपड़े बेच पाऊंगा? जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही बेच पाऊंगा ना। तो क्या करूंगा मैं अभी? स्टोर बनाना पड़ेगा। बस, तो मैं दुकान खोल लूंगा ऑनलाइन। नहीं। हाँ एक मिनट, हाँ तो मैं दुकान खोल लूंगा नहीं, ऑनलाइन चला जाऊंगा। तो पॉइंट देख रहे हो तुम ऑलरेडी, यू गाइज आर फिगरिंग आउट, यू गाइज, तुमको पता ही है ये सब। हमको यही करना है, हमको बैठकर देखना है कि मैनेजमेंट यही सब कर रही है या नहीं। इसी चीज को जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो अब मैं इसको धीरे धीरे मैं उधर बढ़ रहा हूँ, थोड़ा एडवांस लेके जा रहा हूँ, डोंट वरी, पर बहुत सिंपल रहेगा। इसको बोलते हैं वेरिएंट पर, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो इसको बोलते हैं वेरिएंट परसेप्शन। जो तुम लोगों ने अभी सब कुछ बोला ना, ये टर्म कॉइन किया था हॉवर्ड मार्क्स, एक बंदा है, वो बहुत फेमस इन्वेस्टर है हॉवर्ड मार्क्स करके। तो बेसिकली वेरिएंट परसेप्शन क्या होता है कि अब पहले दो पॉइंट तो आप समझ गए कि स्टॉक का प्राइस क्या फॉलो करता है, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट फॉलो करता है? फ्यूचर का प्रॉफिट। अब फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे कैसे, ये है आपका वेरिएंट परसेप्शन, ठीक है। देखो मैं कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ जो मतलब किसी को मालूम ना हो। अगर आप एटलीस्ट 10th पास भी हो ना, तो ये तो मालूम ही होगी आपको, मतलब कि बिजनेस कैसा है, आप ऑब्जर्व तो करते ही होगे ये सब, राइट। तो वेरिएंट परसेप्शन, कि वेरिएंट परसेप्शन क्या है, जो सब आपने बोला कि सपोज मैंने नए प्रोडक्ट ले लिए, राइट, मैं नए प्रोडक्ट लाइन में घुस रहा हूँ, राइट, या फिर मैं केपेक्स कर रहा हूँ, जो केपेक्स का वर्ड अभी इंट्रोड्यूस नहीं करते। सपोज मैं मान लो क्या क्या बोला तुम लोगों ने, हाँ एक्सपेंसेस पे कंट्रोल ला रहा हूँ, राइट, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। तो अगर ये मैनेजमेंट ये सब कर रही है, अगर ये मैनेजमेंट कर पा रही है किसी तरह, मैं ढूंढूंगा। मेरा अब क्या है कि मैं ढूंढूंगा जाकर, मैं अपनी जो मैनेजमेंट बोल रही है, क्या ये एक्सपेंसेस पे कंट्रोल ला पा रही है कि नहीं, क्या ये नए नए प्रोडक्ट लाइन में घुस रही है कि नहीं, मैं ढूंढूंगा, ठीक है। पर अभी आपको लगेगा अरे भाई साहब इतना कौन देखेगा, इतना तो ये तो कितना रैंडम है, हजारों चीजें हैं ट्रैक करने को। यहीं पे मैं आपका चीज और सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं क्या करूंगा ना, इसको एक टेम्पलेट फॉर्म में दे दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ये देखना है, ये ढूंढना है, आपको यही ढूंढना है, आपको जाकर मैं अगर मैं ये बोलूँ तो ये ढूंढना है, राइट। तो इसको बोलते हैं वेरिएंट परसेप्शन। तो सबको याद रहे, तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया कि अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स ग्रो करना है तो तरीके क्या क्या है, जो आपने बोला। अभी कपड़ों की दुकान है, चलो मान लो अभी मैं बोलता हूँ कि मान लो मेरी एक श्रिम्प की फार्मिंग की बिजनेस है। श्रिम्प फार्मिंग मतलब मैं क्या करता हूँ, मतलब श्रिम्प बढ़ाता हूँ, कुछ नहीं यार, मैं चिंगड़ी होता है ना, चिंगड़ी क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रिम्प को क्या बोलते हैं, श्रिम्प, क्या पता नहीं यहाँ मेरे को। झींगा बोलते हैं हाँ झींगा, झींगा ठीक है। उसको। तो झींगा को, झींगा की मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब मैं झींगा ग्रो कर रहा हूँ और मैं झींगा बेच रहा हूँ। तो उधर मैं कैसे कर सकता हूँ अपना प्रॉफिट, कैसे बढ़ा सकता हूँ झींगा का प्रॉफिट, झींगा का बिजनेस का, राइट, कैसे कर सकता हूँ? मतलब मतलब बेसिकली क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं इधर मैं ये मैं खुद भी नहीं सोच पा रहा हूँ, पर हाँ वही बेसिकली मैं, हाँ हाँ, मतलब ज्यादा डिप, मोर लेक्स, ज्यादा हाँ, एक केपेक्स काइंड शिप ऑफ। ले सकता हूँ, महंगे ज्यादा अंदर जा सकता हूँ। हाँ और जो झींगे को क्या होता है ना, उनको एक चाहिए होता है एक फीड, मतलब जो वो खाते हैं ना, मतलब उनका जो ये रहता है, तो मैं उस पर कंट्रोल ला सकता हूँ कि मैं ऐसा खाना मैं उनको दे सकता हूँ जो थोड़ा सस्ता भी हो और अच्छा क्वालिटी का भी हो।
राइट? या फिर मैं नए-नए ज्योग्राफीज़ में जा सकता हूँ, मतलब मैं अलग ही स्टेट में चला गया जहाँ पे मैं झींगा बढ़ा सकता हूँ। मैं सपोज़ वाइज़ैग में अभी हूँ, तो मैं गया सपोज़ जहाँ पे नदियाँ या फिर जहाँ पे लेक हो, मैं वहाँ पे जाके अपना बढ़ा लूँ। जैसे जयदीप ने बोला कि मोर लेक्स, मोर कवरेज, राइट? तो एक बात ऑब्ज़र्व करो कि हर बिज़नेस में ना जो ग्रोथ पैरामीटर होती है अलग होती है, कि हर बिज़नेस में ग्रोथ करने का मतलब जो एक ही नहीं है। मतलब देखा ना, जैसे झींगे का बिज़नेस में तुमको लेक्स चाहिए, अब कपड़ों के बेचने वाली दुकान में तुमको दुकानें चाहिए, तुमको नए दुकान चाहिए, तुमको नया करना है। तो यही है एक बिजनेस एनालिस्ट का काम, कि हर बिजनेस का तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ग्रोथ के लिए क्या उनको चाहिए, मतलब क्या फ्यूचर में करना है, क्या बढ़ाना है, एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएंट परसेप्शन। इसको याद रखना। तो आई थिंक सो अगर मैं गूगल भी करूंगा तो ये टर्म मिल जाएगा आपको, वेरिएंट परसेप्शन। ठीक है, नोट्स ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आई रिकमेंड नॉट। मैं कभी खुद नोट्स लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। तो हाँ, तो बेसिकली ये होता है वेरिएंट परसेप्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्जिन, तो ये सब बाद में समझाऊंगा, डोंट वरी। ये सब प्रोडक्ट मिक्स चेंज, बेसिकली जो आप सबने बोला, ठीक है, कि प्रोडक्ट चेंज हो गया। ठीक है, आपने बोला नया दुकान खोल लेना है, तो उसको बोलते हैं केपेक्स। अगर मैं एक नया दुकान खरीद देता हूँ, कॉस्ट रिडक्शन मतलब मैं, आपने बोला कि मैं कैसे अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल ला सकता हूँ, राइट? अब बाकी का हम सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। थोड़ा एडवांस है ये सब, मैनेजमेंट चेंज, इंडस्ट्री साइकिल, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही है बस, हमको ढूंढना है। हमको अगर एक एनुअल रिपोर्ट में जाकर ढूंढना है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, ताकि आप एनुअल रिपोर्ट देकर डर ना जाओ, अरे भाई इतनी सारी चीजें नहीं। आप यही चीजें ढूंढो कि क्या ये चीजें हैं, क्या ये चीजें हो रही हैं, राइट? यही ढूंढो। ठीक है, तो क्या सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? दिस वाज द थर्ड लेसन कि हमको क्या ढूंढना है बिजनेस में। अगर हम एक बिजनेस एनालिस्ट है और हमको देखना है कि बिजनेस फ्यूचर में अच्छा करेगी कि नहीं, तो कौन से 2 वर्ड है जो हमको ढूंढना है? व्हाट आर द 2 वर्ड्स दैट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ? क्या ढूंढना है हमको? प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो क्या करना है हमको, क्या ढूंढना है? अभी जो मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट का नाम था, वेरिएंट वेरिएंट परसेप्शन। वेरिएंट परसेप्शन। याद रख लो, बस नाम का नाम याद रख लो कि हमको वेरिएंट परसेप्शन, मतलब देखो, वेरिएंट परसेप्शन उसको क्यों बुलाते हैं मैं समझाता भी, उसका भी लॉजिक समझाता हूँ। बिकॉज देखो, मार्केट एक चीज सोच रही है, ठीक है, मार्केट सोच रही है कि कुछ होगा, स्टॉक के साथ होगा, वो उसके हिसाब से उसको वैल्यू कर रही है, मतलब बाद में सीखेंगे वैल्यूएशन ये सब। पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं मार्केट से हट के देख पा रहा हूँ, कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये मार्केट को नहीं दिख रही है और ये मेरे को दिख रही है, या फिर मार्केट को में भी दिख रही है पर वो अनसर्टेन है, उसको पता नहीं, मार्केट को पता नहीं कि क्या होगा इस कंपनी के साथ। पर मेरे को दिख रही है कि हाँ, ये कुछ होने वाला है। अब मैं जाकर पास्ट रिकॉर्ड देखूंगा कि भाई मैनेजमेंट पहले ये सब कैसे किया है, राइट? नया दुकान खोला है तो नया दुकान चला पाया है कि नहीं, राइट? तो ये होता है वेरिएंट परसेप्शन, कि मेरा परसेप्शन जो है थोड़ा अलग है, वेरिएंट, इट इज डिफरेंट, मतलब मेरा मार्केट से अलग है, मेरा थोड़ा, मैं कुछ और देख पा रहा हूँ, मैं जो मार्केट नहीं देख पा रही है, मार्केट उसके बारे में श्योर नहीं है। समझ गए? तो अभी तक 3 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए कि जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो हम लोग हैं, हम लोग क्यों इक्विटी करते हैं? बिकॉज हम लोग एंड में हम देखते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी हम ट्रैक करते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट कैसे कमा रही है। दूसरा, प्रॉफिट पास्ट में नहीं बनता है। जैसे हावर्ड मार्क्स अपने बेटे को पूछता था, हाँ मतलब क्या पूछता था, मैं भूल गया हूँ, हु डजंट, हाँ भाई, राइट? तो एग्जैक्टली, तो राइट, एग्जैक्टली। तो हम लोग पहले देखते थे कि हम लोग को फ्यूचर में पैसा बनता है, हम लोग को पास्ट में पैसा नहीं बनता है। और तीसरा, फ्यूचर का पैसा कैसे बनेगा, हम यूज करेंगे वेरिएंट परसेप्शन। मतलब कुछ नहीं है, हिंदी में सिंपली समझे तो, कैसे प्रॉफिट कैसे लाएगा बेटुआ, मतलब जाके बताओ तुम, प्रॉफिट कैसे लाओगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रॉफिट कंपनी का बनाने विजन क्या है एक्चुअली? में, विजन क्या है तुम्हारा, बताओ। कितना एक्सपैंड करोगे, कितना दुकानें खोलोगे तुम, कितना कॉस्ट में कंट्रोल ला पाओगे तुम? ये है वेरिएंट परसेप्शन। देखो अब क्या है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम तो रियलाइज कर रहे हो, मैं तुम लोग को एक फोकस में ला रहा हूँ। पहले मैंने तुमको एकदम स्टार्टिंग से ऐसा किया, फिर मैं धीरे धीरे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम तुमको फोकस में ला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ऐसा, मैं धीरे धीरे फोकस में ला, तो उसके हिसाब से लेवल भी बढ़ते जा रही है। पर क्या हो रहा है ना, इससे तुम्हारा अच्छा बात ये हो रहा है कि तुमको अभी डर नहीं लगेगा, कि जब तुम एनुअल रिपोर्ट खोलोगे तो तुमको पता रहेगा कि क्या देखना है, कि हाँ भाई, मेरे को प्रॉफिट के तरीके देखना है, कि प्रॉफिट ब्रिज क्या है, कि प्रॉफिट कैसे बनने वाली है, और क्या क्या देखना है। डोंट वरी, मैं सब कुछ एक एक करके समझाऊंगा विद एग्जांपल्स आल्सो, कि लाइव केस स्टडीज भी समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक गाइस सब कुछ क्लियर है कि नहीं? मैंने बहुत बेसिक ये सब था, तो आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं है तो फिर भी पूछो, क्या अभी तक सब क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर? एक थम्स अप या ना, फिर ओके, नाजिया डन। नाजिया थोड़ी लेट है, नाजिया को क्लियर है। ना ना नो, अच्छा, हाँ, तो और वो उसका इशू भी है, उसको बंगाल से उसको थोड़ा। नाजिया अच्छा, तुझे समझ में आ रहा है? लाइक नाजिया, अगर थोड़ा, अगर तुम चाहती हो मैं इंग्लिश में भी मिक्स करूँ तो आई विल ना मिक्स अप। ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझती हूँ। हाँ, কেমন আছো নাজিয়া? হ্যাঁ? হ্যাঁ? ভালো, राइट? ভালো আছি। तो आंध्र प्रदेश का है ना? हाँ हाँ, अरे भाई हम सब जगह से हैं, हम उड़ीसा से, आंध्रा से, बंगाल से, सब जगह से। ठीक है, तो राइट राइट, तो ओके फाइन, अगर कहीं पर डाउट्स हो नाजिया तो जस्ट आस्क। ठीक है।
ठीक है, अपने क्लास में तो लाइक डाउट्स हो तो पूछ लो बीच में, ठीक है, राइट, अच्छा अच्छा राइट। तो अच्छा राइट, तो अब ना सिंपल सी बात है कि हमने ये 3 समझ लिया। अब ना थोड़ा सा मैं अंदर जाऊंगा, ठीक है। देखो, अब इतना समझ गए कि प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट एंड में क्या देखना है, प्रॉफिट बना रही है कि नहीं कंपनी और कैसे बना रही है, ठीक है। पर अब तुम लोग को एक डाउट आना चाहिए, भाई ये सब हम देखे कहाँ पे, हमको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ पे कि प्रॉफिट इतना बनाई है, प्रॉफिट फ्यूचर में बनाएगी या नहीं छोड़ो, हमको तो ये भी नहीं मालूम कि देखना कहाँ पे, राइट, कि कहाँ से मिलेगा हमको ये सब इन्फॉर्मेशन कि प्रॉफिट इतना बनाया है, इतना तुमने जो बोला कि ये कंपनी एकदम जो रॉ मटेरियल का प्रेशर था अच्छा नहीं कर पा रही है, कहाँ से देख लिया ये सब तुमको। तो वहीं पे आता है रिसोर्सेस, अब मैं डिस्कस करूंगा कि कहाँ से, ठीक है, वेयर फ्रॉम, मेरे को कहाँ से इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, सारे रिसोर्सेज बताऊंगा। तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो आपको सबसे हेल्प करेगा इज एनुअल रिपोर्ट। कुछ नहीं है, मैं एनुअल रिपोर्ट खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, सिंपल बात समझो कि एनुअल रिपोर्ट, अच्छा एनुअल रिपोर्ट से पहले ठीक है, अच्छा एनुअल रिपोर्ट से पहले ये समझाना पड़ेगा आपको, ठीक। तो देखो, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, वो ना एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रैक होता है, मतलब एक रेट पे ट्रैक होता है। मतलब देखो, आप बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे, चलो आप लोग बताओ बिजनेस का परफॉर्मेंस आप कैसे कितने ड्यूरेशन में ट्रैक कर सकते हैं, आपको कितना लगता है कि मतलब महीने महीने का एक बार हमको ट्रैक करना चाहिए, 3 महीने का एक बार ट्रैक करना चाहिए, 1 साल का एक बार ट्रैक करना चाहिए। सो आपके हिसाब से कितनी बार ट्रैक करना चाहिए बिजनेस, मतलब बिजनेस का परफॉर्मेंस कितनी बार? ईयरली ईयरली, ओके, कुछ 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 लोगों का बोलना है ईयरली है, और क्या है, और एनी अदर? 4 से 5 साल। 4 से 5 साल, ओके, नहीं मतलब 4 से 5 साल अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे को जानना है कि भाई 2-3 साल की। एटलीस्ट 2-3 साल, मतलब 2-3 साल भी बहुत ज्यादा है, मैं एटलीस्ट ईयरली तो मेरे को ट्रैक करनी है ना, मेरे को अच्छा देख। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं हाँ मतलब करेक्ट समझा है, नहीं। आई अंडरस्टूड योर आंसर कि तू किस हिसाब से बोल रहा है, तू बोल रहा है कि एटलीस्ट भाई 1 साल का देख कर जज मत कर लो, कि एटलीस्ट 3 साल का देखो डायरेक्शन क्या है, कहाँ गया है, आई अंडरस्टूड दैट, मैं समझ रहा हूँ। पर मेरे को जानना है कि एटलीस्ट ईयरली फ्रीक्वेंसी पे मेरे को जानना सही रहेगा कि राइट, एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात बोली जयदीप ने कि डिपेंड्स ऑन बिजनेस, राइट, क्योंकि ये तुमको फ्यूचर में मालूम पड़ेगा कि कुछ कुछ बिजनेस ना तुमको एंटर करते ही एग्जिट करना है, मतलब तुम होल्ड नहीं कर सकते उनको, तुमको हर क्वार्टर देखना पड़ेगा कि कैसा कर रही है, कैसे कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, राइट। पर एंड ऑफ द डे जो हमारे इंडियन कंपनीज है या फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है हमारे, जो गैप और आईएफआरएस का जो वो तो इंटरनेशनल का है, पर जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको बोलते हैं, वो हमको ये बोलते हैं कि हमको बेसिकली जो बिजनेसेस को बेसिकली दो चीजें रिपोर्ट करनी है, ठीक है, दो चीजें। एक होता है क्वार्टरली, याद रख लेना गाइस, भाई तुम ये सेशन जब, मैं एक बात तो पहले बोल रहा हूँ कि एक बार से देखने से सेशन से कुछ नहीं होगा, आपको 2-3 बार तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, 2-3 बार, 4 बार 5 बार देखना पड़ेगा, 2x पे देख लेना, पर देखो वापस, ठीक है, क्योंकि ये नाम वाम याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बिजनेस जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, अकाउंटिंग ये बोलता है भाई बिजनेस तुम क्या करो ना, कोई भी बिजनेस हो, आप क्वार्टरली रिजल्ट रिलीज करो और ईयरली रिजल्ट रिलीज करो, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब क्या है कि हर, एनी आइडिया, क्वार्टरली का मतलब क्या है, हर हर 3 महीने पे। हर 3 महीने का रिजल्ट। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, मान लो अगर कंपनी, देखो सिंपल सी बात है, सपोज मेरा 12 महीने का रिजल्ट है, सपोज 12 महीने में मेरा एक पहले महीने का प्रॉफिट 100 रुपए था, बस प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, सेल वेल सब भाड़ में जाइए, सेल प्रॉफिट को मैं आऊंगा, ठीक है, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस समझाऊंगा। तो बस प्रॉफिट, मुनाफा, मुनाफा कमा रही है, पहला महीना 100 रुपए था, दूसरा महीना 100 रुपए था, ठीक है, चलो मान लेते हैं 6 महीने तक 100 रुपए बनाए, फिर अगले 6 महीने 7 से 12 इसने 200 रुपए पर महीना बनाया, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि पहले क्वार्टर का पूरा प्रॉफिट कितना था, तो आप कितना बोलोगे? पहले क्वार्टर का मतलब पहले 3 महीने का प्रॉफिट कितना था, आप कितना बोलोगे प्रॉफिट मेरे को? अगर मैं आपको बोलूं कि पहला महीना इसने 100 रुपए कमाया, प्रॉफिट मुनाफा कमाया, ठीक है, जो आप देख रहे हो ना नेट प्रॉफिट यहाँ पे, मतलब सब काट कूट के, मतलब एकदम बेच बाज के, मतलब अगर मेरा सब एक्सपेंसेस काट कूट के जो बचता है मेरा प्रॉफिट, तो अगर मेरे को एक क्वार्टर में जानना है कि पहला क्वार्टर में जानना है कि कितना पैसा, कितना प्रॉफिट कमाया, तो कितना होगा, हाउ मच? 3 मंथ का ऐड करके हाँ, तो कितना होगा, व्हाट इज दैट वैल्यू? इट शुड बी 100 प्लस थ्री 100 हंड्रेड प्लस 100, 300, 300। राइट। लेकिन अभी मैं आपको पूछूंगा कि पूरे साल का मेरे को प्रॉफिट बताओ, तो कितना होगा, पूरे साल का प्रॉफिट बताओ। 12 मंथ का ऐड करके हाँ, तो कितना, तो बेसिकली ये 600 हुआ, और ये 200 इंटू 7, 200 इंटू 6, 1200 हुआ, 1200 तो 1800। 1800 का प्रॉफिट हुआ।
तो बेसिकली ना बिजनेसेस क्या करते हैं, जो बिजनेसेस है जो प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं वो दो तरीकों से रिपोर्ट करते हैं। एक है क्वार्टरली, मैं क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज बाद में फिर कंफ्यूजन है कि क्वार्टरली में 4 रहते हैं कि 3 रहते हैं, कि भाई कुछ कंफ्यूजन सब हटा देना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्वार्टरली में 3 महीने रहते हैं, हर 3 महीने का बिजनेस क्या कर रहा है मेरे को जानना है, ठीक है। अब समझ में आ गया गाइस, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये क्लियर है सबको, यस और नो, कि बिजनेस कैसे रिपोर्ट करता है, मतलब अपना प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट जो है कैसे रिपोर्ट करता है, क्या सबको क्लियर है? साल नो में हाँ, साल में फिर कितने, साल में तो सिर्फ 4 क्वार्टर्स हो गए ना। साल में 4 क्वार्टर हो गए, तो साल में मैं 4 बार रिपोर्ट कर रहा हूँ, और एक्स्ट्रा तो मैं साल के 5 रिपोर्ट में रिलीज करूँ, साल के मैं 5 रिपोर्ट, कैसे 5, 4 हो गए तुम्हारे जो 4, 4 क्वार्टर, एक एनुअल। एक एनुअल, बस समझ गए, एनी डाउट? तो हाँ प्रॉफिट 1200 होगी ना? हाँ हाँ, 1200 अच्छा किसका? अच्छा, नहीं 1200 क्या, किधर का, किसका? एनुअल मैंने 1 ईयर रिपोर्ट नहीं में प्रॉफिट। 1800 होगा ना, 1800 होगा ना, देखो पहले 6 महीने का 100 रुपए था, 100 हम्म 100 100, चलो 4 5 6, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। फिर 12 मंथ और जो तो 12 मंथ क्या होगा, मैंने बोला ये 200 रुपए कर रहा है, इधर 200 रुपए कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ 7वें महीने से 12वें महीने तक ये 200 रुपए कर रहा है। तो अब क्या होगा, अच्छा अच्छा 200 इंटू 6 इज 1200 प्लस 600 जो इस 6 महीने में बनाया इसने, तो 1800, समझ गए गॉट। ना। तो एनुअली हाँ इसने हाँ बनाया 1800 करोड़, और क्वार्टरली इसने बनाया ये। पर अब तुम अपने हिसाब से नहीं चूज कर सकते हो, तुम ये नहीं बोल सकते हो कि क्वार्टरली मतलब जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारा क्वार्टर नहीं है। हमारा पहला क्वार्टर जो रहता है, एनी एनी आइडिया कब से शुरू होता है, कि हमारा जो ट्रैकिंग होता है, जो पहला क्वार्टर रहता है वो कहाँ से शुरू होता है, कौन से मंथ से शुरू होता है, कोई आइडिया है? अप्रैल अप्रैल मार्च से अप्रैल से। अप्रैल से शुरू होता है, राइट। तो याद रखो, देखो ये सब याद रखना है तुमको, ये ना एकदम, देखो जब तुम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनोगे तुम तो तब तो आदत हो जाएगी, तो वैसे भी कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, पर अभी से आदत बना लो ना, ठीक है। तो अप्रैल, मई और जून होता है हमारा फर्स्ट क्वार्टर, हमारा होता है Q1। तो ये इस पूरे, तो कंपनी का काम क्या है कि इस पूरे क्वार्टर का इसको रिजल्ट देना है, कि अप्रैल में कितना, तो अप्रैल मई जून का अलग अलग नहीं दिखाएगा, वो अप्रैल और मई और जून का मिला के प्रॉफिट दिखाएगा, खत्म, ठीक है। तो Q2 क्या होगा गैस, Q2 कौन से 3 महीनों का रिजल्ट होगा Q2? जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई अगस्त सितंबर, अब वैसे ही कंटिन्यू करो, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और Q4 क्या होगा, जैन 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 फेब फेब मार्च। मार्च, ठीक है। अगर मैं चारों क्वार्टर का रिजल्ट मिला दूं तो क्या आएगा मेरे को, पूरे फाइनेंशियल ईयर का सब रिजल्ट आएगा। तो मुझे बताओ, अब चलो ट्रिक क्वेश्चन है, तो फाइनेंशियल ईयर कौन से महीने से कौन से महीने का होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है कौन से महीने का कौन से महीने का रिजल्ट होगा? मार्च टू अप्रैल, आई नहीं, मीन सॉरी अप्रैल अप्रैल टू टू मार्च। मार्च। हाँ, अप्रैल टू, अप्रैल टू इस मार्च। साल का मार्च अप्रैल से लेकर अगले साल का, अगले साल के मार्च तक। कैसे बोले तुम लोग, हाउ डिड यू से दैट, कैसे? क्योंकि तुमको क्योंकि मालूम है, पहला क्वार्टर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का मतलब ही क्या है कि मैं पहले चार क्वार्टर का मैं देख रहा हूँ, मतलब 4 क्वार्टर का मैं रिजल्ट मिला के देख रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, तो मैं अगर 4 क्वार्टर का मिला के देख रहा हूँ तो भाई सिंपल सी बात है, अप्रैल से शुरू हो रहा है और मार्च में खत्म हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट कब आएगा, अप्रैल से और मार्च से। लेकिन अब चलो थोड़ा सा इसको ट्रिक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ, अच्छा नहीं, ट्रिक क्वेश्चन बाद में रखते हैं, एंड में रखते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है HY, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। एनी गेस हाफ ईयरली क्या हो सकता है, हाफ ईयरली का मतलब क्या हो सकता है, एनी गेसेस? 6 मंथ। हाँ, एवरी 6 मंथ्स, तो Q1 प्लस Q2 इसको बोलते हैं हाफ ईयरली। है। अब तुम बोलोगे भाई ये क्यों अलग अलग करके रखा है, पागल है क्या ये लोग, Q1 तो अलग से दे रहे हैं, Q2 से अलग से दे रहे हैं, हाफ ईयरली क्या क्या है पॉइंट? हाफ ईयरली में क्या है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कैश फ्लो वगैरह की बाद में समझोगे, डोंट वरी, अभी के लिए बस याद रख लो कि हाफ ईयरली मतलब पहला 2 क्वार्टर इज हाफ ईयरली, तो ये हाफ ईयरली हुआ। और अगर Q3 प्लस Q4 हुआ, ये अच्छा हाँ, तो अगर इसको बोलते हैं H1। अगर मैं Q1 और Q2 का रिजल्ट मिलाऊंगा तो इसको बोलते हैं H1, और अगर मैं Q3 और Q4 का रिजल्ट मिलाऊंगा तो कौन सा होगा, H2। H2। सिंपल। तो समझ गए गाइस, देखो मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ, इसको मैंने ऐसे याद रखा, पहले Q, सारे Q लिख लो, ठीक है, Q Q Q 1 2 3 4, ठीक है। इन दोनों को मिलाया H1, इन दोनों को मिलाया H2, इन दोनों को मिलाया FY, खत्म, समझ गए। और
अच्छा अब देखते हैं, फिर से ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूं। H1 के रिजल्ट्स कहाँ से कौन से महीने से कौन से महीने ट्रैक होंगे? थोड़ा बोरिंग पार्ट है पर मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि अगले साल का H1 कौन सा है कौन सा ये, यही डिफिकल्टी आएगी और मैं सेशन में भी इसको यूज करूंगा तो थोड़ा। हाँ, तो H1 क्या कौन से महीने से कौन सा महीना होगा? अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल टू सितंबर। और ये कौन सा महीना होगा? अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च। बस कॉन्फिडेंटली बोलो यार, करेक्ट है। तो अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च, खत्म, दैट्स ऑल। अच्छा, तो हो गया कि अब हो गया कि क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, फाइनेंशियल ईयर होगा। अब एक फाइनल्स है, मैं आपको इधर इधर मैं कर दूंगा एंड डोंट वरी, प्लीज थोड़ा बेयर करो विद मी। एक होता है कैलेंडर ईयर, ठीक है, सीवाई। अब सीवाई का मतलब क्या है? अगर मेरे को उस साल का जानना है कि अगर उस साल का प्रॉफिट क्या है, मतलब उस साल लेके उस साल का मतलब क्या है कि ये जो सीवाई शुरू होता है ना, ये मैं जनवरी से ट्रैक करूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी से सीवाई छोड़ दो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंपनी ने कैसे किया, ये होता है सीवाई। इसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। अगर मेरे को देखो, अब मुझे एक बात बताना, मुझे ध्यान से सच सोच के बताना, ठीक है? क्या कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं? यस और नो? जो कैलेंडर ईयर है और फाइनेंशियल ईयर है, क्या उसके रिजल्ट अलग हो सकते हैं? हाँ, क्यों अलग अलग हो हो? हाँ, सकते हैं। क्यों अलग होंगे? Yes, yes, अलग हो सकता है अलग अलग मंथ से ट्रैक क्यों क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि सिंपल। कैलेंडर क्योंकि ईयर कैलेंडर ईयर में प्रीवियस जो जान टू मार्च है वो डिफरेंट होता है एफवाई के जान टू मार्च से। यस, जैन से दिसंबर, ये है जैन से दिसंबर तक। हम जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं कंपनी का, मैं जब सालों का ये ऐड करूंगा ना तब सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पर मैं जनवरी से दिसंबर का देख रहा हूँ। पर फाइनेंशियल ईयर क्या है? पिछले साल के अप्रैल से लेकर इस साल के मार्च तक। तो फर्क देख रहे हो ना कि फर्क तो आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा, दोनों अलग रहेंगे। समझ गए क्या? ये अभी तक क्लियर है गाइस? क्या ये सब क्लियर है? क्योंकि कंपनी में बता रहा हूँ, अपने रिपोर्ट में ऐसे ही लिखते हैं कि हमारा CY 2022 का ऐसा था, हमारा FY 21 का रिजल्ट ऐसा था, हमारा एबिटा मार्जिन CY 21 के हिसाब से ऊपर गया है, या प्रॉफिट जो भी बोलो ऊपर गया है, हमारा CY 20 के हिसाब से प्रॉफिट ऊपर गया है, FY 20 के हिसाब से ऊपर गया है। तो जानना बहुत जरूरी है, राइट? तो समझ गए? ये क्लियर है, राइट? अब मैं बस एक सिंपल सा है कि अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरे को जानना है कि FY 21, चलो कोशिश करते हैं, ये एक एग्जांपल है, इससे क्लियर हो जानी चाहिए सब कुछ। FY 21, CY 21, तो ये कौन से महीने से कौन सा महीना होगा? बताओ, कौन से साल का कौन सा महीने से लेकर कौन से साल के कौन से महीने तक? FY 21 कौन से साल के कौन से महीने के कौन से साल? और हाँ, तो एक तो आई थिंक ये मार्च ये तो पहले अप्रैल से मार्च है, ये क्लियर है मेरे को, और ये है जनवरी से दिसंबर, ये दोनों मेरे को क्लियर है। पर कौन सा यस, साल? दोनों 21 है, देखो दोनों 21 है। F, हाँ, बताओ। FY 21 आई थिंक ये मार्च 21st वाला होगा। आई मीन अप्रैल 2022 मार्च 21 FY 21 वाला। और हाँ, कैलेंडर ईयर तो पूरा जनवरी से दिसंबर तक का होगा ना, करेक्ट 21 21 वाला ईयर। करेक्ट। सी कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी 21 से लेकर दिसंबर 21। लेकिन FY 21 का मतलब क्या है? अप्रैल 20 मतलब 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। समझ गए गाइस? इतना ही था, बस खत्म, डन, यही था। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये नॉमेनक्लेचर क्या क्लियर है कि भाई कंपनी ऐसे रिपोर्ट करती है? कंपनी अपना बोलेगी कि मेरा FY 21 का प्रॉफिट इतना था, मेरा FY 21 का लॉसेस इतना था। चलो मैं दिखा भी देता हूँ कि कंपनी कैसे रिपोर्ट करती है। सपोज आई डोंट नो इफ आई विल गेट समथिंग हियर, तो राइट, जस्ट अ मिनट, डीवीज, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रही है आपको FY 18, FY 19, FY 21, FY 22 ऐसे रिपोर्ट करते हैं कंपनीज। ठीक है, कुछ कंपनी CY भी रिपोर्ट करेंगे, तो ध्यान देना। देखो कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा पूरे साल का, लेकिन फाइनेंशियल ईयर मतलब लास्ट साल के अप्रैल, मतलब अगर, अच्छा चलो देखते हैं FY 22 का मतलब क्या है, कौन से महीने से लेकर कौन से मतलब कौन से साल के कौन सा महीने से कौन से साल तक कौन सा महीने का है? FY 22 मतलब क्या है? चलो पहले लिख लेते हैं, अप्रैल से लेकर मार्च तक, अगले साल के मार्च तक। अप्रैल कौन सा? अप्रैल कौन से साल का अप्रैल? अप्रैल 21। 21 से लेकर 22, खत्म। बस यही है, इतना सा आपको समझना है। क्योंकि आप ना जब स्क्रीनर खोलोगे तो यही आपको दिखेगी कि आपको इधर दिखेंगे जून, आपको दिखेगा जून। जून मतलब Q1, मतलब अप्रैल में जून का मिलाकर ये। तो ये Q1 ऑफ FY 21 है, क्योंकि ये जून इस साल से शुरू हो रहा है और नेक्स्ट साल में जा रहा है। ये Q1, और सितंबर जिस महीने खत्म हो रही है उस महीने का लिखा है। तो Q1 जून में खत्म होती है ना, तो जून का।
Q2 सितंबर में खत्म होती है, तो ये खत्म भाई, ये हो गया, बस ये बोरिंग पार्ट हो गया। तो अब ना समझ में आ गया गाइस, नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया कि Q1 Q2, और ये है आपका हाँ ये क्वार्टरली है और ये है ईयरली, ये है फाइनेंशियल ईयर, ये करंट ईयर, ये कैलेंडर ईयर नहीं है, याद रखना। यहाँ पे जो स्क्रीनर पे आपको दिख रही है ये फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं है। कैलेंडर ईयर कंपनी प्रेजेंटेशन में लिखती है, अपना लिखती है खुद रिपोर्ट, ठीक है, राइट। तो क्लियर है गाइस, एक थम्स अप या यस या कुछ भी बोल दो, विल प्रोसीड फर्दर। क्या क्लियर है? क्लियर, ओके, परफेक्ट। तो अब हमको समझ में आ गया कि ये सब है, ओके। अब आते हैं एक्साइटिंग पार्ट, ठीक है। अब हमको ना तीन चीजें जाननी है। अगर हमको अब तुमने बोल दिया भाई कि फाइनेंशियल ईयर जान लिया, सब कुछ जान लिया, पर प्रॉफिट अभी कहाँ देखना है, ये सब कहाँ देखना है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट मिलता है आपको, जो भी जो कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, क्या प्रॉफिट किया है, किधर प्रॉफिट किया है, ये आपको मिलेगा एनुअल रिपोर्ट से। उस साल के लिए ऑब्वियसली उस साल का आपको मिलेगा एनुअल रिपोर्ट से। डोंट वरी, हम ये सब नंबर में अभी नहीं घुसेंगे, घुसेंगे मतलब धीरे धीरे करके घुसेंगे, पर ये सब आपको मिलेगा एनुअल रिपोर्ट से, ठीक है। पर एनुअल रिपोर्ट ना थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है एक नए बंदे के लिए कि भाई इतना सब कुछ लिखा हुआ है, कौन लिखेगा, ये कौन पढ़ेगा, ये सब मत, ये सब हमको अभी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। हम बस तीन चीजों पे फोकस करेंगे, मैं लिख लेता हूँ हम कौन सी तीन चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। हम फोकस करेंगे, पहला है, ध्यान देना, अरे हाँ, क्या हो रहा है, अच्छा हाँ। तो हम पहला फोकस करेंगे, एक चीज बोलते हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं, P&L स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा हम क्या फोकस करेंगे, एनी आइडियाज, एनी गेसेस, कौन सा फोकस करेंगे? इनकम इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक ही है, मैं समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, लेकिन इधर ध्यान देना है आपको, इधर पीक अटेंशन देनी है, ठीक है। P&L हमको पहले देना है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है मैं सब समझाऊंगा, बैलेंस शीट, और हमारा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कोई भी एनालिस्ट ना, अगर आपको इक्विटी रिसर्च करना है, मैं बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी इन तीनों स्टेटमेंट में ही चली जाएगी, ठीक है। आप ये आपको यही करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, जिंदगी भर आपका एक ही काम रहेगा, आपका जो ब्रेड बटर गॉड जो भी है, यही तीन स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ठीक है। अब एनुअल रिपोर्ट में ये कहाँ मिलती है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जस्ट एनुअल रिपोर्ट में कहाँ मिलती है, तो कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी एनुअल रिपोर्ट में जाना है तो आपको उसको इंडेक्स में जाना है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, तो आपको उसके इंडेक्स पे जाना है। इंडेक्स में आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, आपको बस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, याद रखना कंसोलिडेटेड, मैं आपको समझाऊंगा क्यों बाद में कंसोलिडेटेड, पर कंसोलिडेटेड में जाना है और सिंपल देखना है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो मैंने आपको बताया ना, देखो बैलेंस शीट, जस्ट ए मिनट, हाँ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो, राइट, ये आपको देखना है, जो मैंने तीन समझा है यही। कैश फ्लो हर, देखो ऐसा नहीं है कि इस एनुअल रिपोर्ट में, हर एनुअल रिपोर्ट में ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इधर तो हाइपर लिंक है, पर आपको कभी कभी खुद स्क्रॉल करना पड़ेगा बहुत, मतलब आपको खुद उस पेज को जाने के लिए। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डोंट वरी, ये सब देखकर पैनिक नहीं होने का है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब कितना मुनाफा कमाया है मेरे को अगर जानना है कंपनी ने, ठीक है। बैलेंस कैश फ्लो है, कुछ कैश फ्लो करके कुछ चीज़ है, और कुछ एक बैलेंस शीट करके आपका चेंजेस इन इक्विटी, नहीं एक मिनट, अच्छा बैलेंस शीट पहले रहती है, सॉरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को ट्रैक करना है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, क्या कमाया है, तो ये सब नंबर जो है ना मेरे को यहाँ से मिलेंगे, मेरे को ये मिलेंगे। पर यार हम तो देखो इतना हम जाकर हर हर साल का एनुअल रिपोर्ट खोलना तो पड़ेगा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट को। पर अगर मेरे को जल्दी से जानना है कि हर साल में मैं हर हर साल के एनुअल रिपोर्ट खोल कर ढूंढूंगा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, इतना तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो जो भी नंबर चाहिए आपको, एक एक साइट होती है स्क्रीनर, इसको लिख लो सब लोग, क्योंकि आप इसके साथ भी बहुत काम करोगे, स्क्रीनर और मनी कंट्रोल, आपको भी हेल्प, मनी कंट्रोल मेरे को पसंद नहीं है, पर स्क्रीनर करके एक साइट है जहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो स्क्रीनर को चले जाना, तो स्क्रीनर में आपको वही चीजें मिलेंगी, क्वार्टरली रिपोर्ट छोड़ देना, ठीक है, इसको बाद में समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ गया गाइस कि आपको अभी अभी तक मैंने दो चीजें पढ़ाई, दो चीजें सिखाई, कि पहला एक कि रिपोर्टिंग कैसे होती है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है कंपनी का, कि हर साल रिपोर्ट करना है, कि हर क्वार्टर को रिपोर्ट करना है, हर फाइनेंशियल ईयर हाफ ईयर रिपोर्ट करना है। और मैंने ये समझाया आपको कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। आपको मिल सकती है एनुअल रिपोर्ट से, या फिर अगर क्वार्टरली रिजल्ट चाहिए तो क्वार्टरली रिपोर्ट रहती है, हर चीज की रिपोर्ट है, आप वो टेंशन मत लो, आपको हर चीज की रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है, मैनेजमेंट रिलीज करती है, ओके। तो ये है, ये तो अभी तक क्या क्लियर है गाइस, अभी तक ये सब क्लियर है, क्योंकि अब मैं लेवल बढ़ाने वाला हूँ, अब मैं एकदम जस्ट मिनट, हाँ, तो अब ना मैं सीधा लेवल को टॉप करने वाला, तो अभी तक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्या ये अभी तक सब कुछ क्लियर है, यस और नो गाइस? Yes, yes, yes. ओके, तो अब चलते हैं,
15 मिनट में एक ब्रेक। ये कॉन्सेप्ट हम कवर करके अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने सेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता रहूँगा। तो ब्रेक भी लेंगे, डोंट वरी, 15 मिनट में लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी नहीं होना है, वरना फिर भूल जाओगे जो पिछले में भी पढ़ा है, राइट। तो हमारे पास जो 3 स्टेटमेंट है, अब ना थोड़ी देर के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये सब भूल जाओ, कि प्रॉफिट एंड लॉस ये सब, मतलब जो अभी ये बताया भूल जाओ, ठीक है। हम ना एक दुकान के शायद एक दुकान का एग्जाम्पल लेंगे, हम एक सिंपल सा दुकान का एग्जाम्पल लेंगे, पर इस बार ना कपड़ों की दुकान मुझे पसंद नहीं है, मुझे भूख लगी है, तो मैं समोसे की दुकान लूंगा, ठीक है। तो ये एक समोसे की दुकान है, ठीक है। तो हमने एक स्टार्ट किया है समोसा का शॉप, समोसा का शॉप, ओके। अच्छा, अब अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस समोसे का शॉप तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, राइट, तो मैं बिजनेस चला रहा हूँ। तो सपोज चलो मान लो मैं और अफान ने शुरू किया है, ठीक है, मैंने और अफान ने शुरू किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने शुरू नहीं किया है, मतलब जस्ट अभी हम प्लान कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? व्हाट डू आई वांट? कैपिटल। कैपिटल कैपिटल। चाहिए, बहुत बेसिक कॉमन सेंस, कैपिटल, पैसा चाहिए मेरे, राइट। अब ये जो पैसा है मैं कहाँ से ला सकता हूँ? कहाँ से पैसा आ सकता है? बोरो कर सकता हूँ, खुद का रख। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं लिटरली तुमको ना बैलेंस शीट, पीएनएल सब कुछ समझा दूंगा, एक एग्जांपल से, देखना तुमको मजा भी आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप कहाँ से कैपिटल बोरो कर सकता हूँ? क्या क्या बोला कि खुद लगा सकता हूँ? बोरो कर सकता हूँ, खुद का लगा सकता हूँ। हाँ, तो मैं ना उधारी ले सकता हूँ, बैंक के पास जाके बोलूंगा भाई मेरी एक समोसे की दुकान मेरे को खोलनी है, या फिर मैं अपने दोस्त से उधार ले सकता हूँ, पर उधारी ले सकता हूँ, या फिर सेल्फ मनी। मतलब मैं और अफान अपने अपना 100 रुपए लगाएंगे, सपोज मैंने 100 रुपए तो बहुत कम है, मान लो 100 करोड़ लगाएंगे, ठीक है। अफान और मैं 100 रुपए, 100 रुपए में तो समोसा भी नहीं आएगा, तो 100 करोड़ लगाते हैं, ठीक है। 100 करोड़ में बहुत ज्यादा हो गया, 2 प्लेट 3 प्लेट समोसा ही हो जाता। 100 करोड़ में बहुत ज्यादा हो गया, लग रहा है सिर्फ कोल्ड समोसा बेच रहा है। लाख रुपए लगा। एक मिनट, हाँ थोड़ा कम करते हैं इसको, थोड़ा है ना, जमीन पे आते हैं, थोड़ा एक लाख रुपए लगाते हैं, ठीक है। लाख रुपए लगाते हैं। 1 लाख, ठीक है, चलो चलो, नीतीश भाई का, ठीक है। तो 1 लाख रुपए ईच लगाते हैं, मैं और यू नो ये। तो 1 लाख रुपए लगाते हैं, और हम क्या करते हैं ना, 1 लाख रुपए का हम लोग उधारी भी लेते हैं, बोरोइंग, मतलब सिंपल है, मैंने बिजनेस शुरू करना है भाई, राइट, मेरे को बोरोइंग लेना है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, ये जो 3 लाख मेरे पास जो है अभी, ठीक है, अगर मेरा एक बिजनेस है तो अभी, अच्छा एक और बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं हूँ और मेरा बिजनेस है, सपोज मैं अभी 3 लोग हैं, ठीक है, एक है अफान, एक है शुभम, और एक है समोसा का बिजनेस, ठीक है, समोसा का बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा, देख लेना, ठीक है। तो अब अफान और शुभम और समोसा, तो एक बात तुम लोग ये याद रखना कि जो कंपनी एक्ट के हिसाब से ना, अफान और शुभम अलग है, और जो समोसे की दुकान है वो अलग है। देखो बिजनेस हमारा है, मैं मानता हूँ बिजनेस हमने शुरू किया है, मैंने और अफान ने ही शुरू किया है, पर अभी के लिए इतना याद, ये समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो अफान, और अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि सपोज 100 रुपए बिजनेस में लग रहे हैं, 100 फिर से 100 में, पता नहीं 100 में मेरा क्या ऑब्सेशन, अगर 1 लाख हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, ईच, तो हम ये बोलेंगे कि ये हमने अफान और मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में, एक लाख रुपए लगाया है, बिजनेस अलग है, हम दोनों अलग हैं। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपनीज एक्ट का भी एक रूल है, मैं बाद में समझाऊंगा ये, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो बिजनेस है, अभी जो समोसे की दुकान है, ये जो पैसा आ रहा है, ये जो 3 लाख आ रहा है, ये इस बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ फंड है क्या? सोर्स ऑफ फंड है क्या? क्या ये एक सोर्स ऑफ फंड है? मतलब क्या अफान और मैं और ये बोल रहे हैं, क्या ये सब एक सोर्स ऑफ फंड है? सोर्स ऑफ फंड का मतलब समझाता हूँ हिंदी में, कि क्या ये एक पैसे का एक मतलब स्रोत, जरिया, जरिया। क्या नजर, क्या अबे सोर्स भाई, सोर्स, अब सोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, सोर्स, पैसे का जरिया, जरिया। बोला ना स्रोत। हाँ, स्रोत स्रोत। स्रोत, हाँ। तो क्या ये इस बिजनेस के लिए पैसे का स्रोत है? क्या ये है? क्या है ये? क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो 3 लाख है, ये बिजनेस का एक पैसे का स्रोत है? बोल सकते हैं, सोर्स है? यस और नो? हाँ है। बोल सकते हैं, राइट। यस। तो दिस इज अ सोर्स ऑफ फंड, तो ये सब याद रखना, ठीक है, ये है सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। बहुत बढ़िया, सोर्स ऑफ फंड है, बहुत सही, ठीक है। मैंने और अफान ने शुरू कर दिया बिजनेस, हम लोगों ने पैसा हमने लगा दिया, 1 लाख लगा दिया हमने, उधारी में 1 लाख लगाया, टोटल हमने लगा दिया बिजनेस में कितना पैसा? 3 लाख रुपया हमने लगा दिया। पर अब 3 लाख लगाने का मतलब क्या है? अभी उसको दुकान खरीदना है, ऐसा नहीं है कि 3 लाख लगा दिया मतलब भाई, तो ऐसा नहीं है जीनी को पैसे दे दिए 3 लाख और तुम दुकान खड़ा हो जाएगा, नहीं। उस 3 लाख से मैं क्या करूँगा? व्हाट विल आई डू? मैं उस समोसे की दुकान के लिए मैं क्या करूँगा बताओ? एक जगह डिसाइड करेंगे। एक जगह डिसाइड करूँगा, लोकेशन पे रूम वगैरह लैंड में खरीदूंगा, फिर और क्या करूँगा? 3 लाख में पता नहीं कौन सी लैंड आ जाएगी, बट सब। ठीक है चलो 30 लाख कर देते हैं
ठीक है, चलो 30 लाख लैंड आ गए, और क्या करें, और क्या खरीदूंगा मैं, क्या खरीदूंगा मैं, क्या डेवलप करूंगा, करूंगा, बनाऊंगा रूम। इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट खरीदूंगा भाई, मेरे को तलना वाला मतलब वो टेबल क्या, कुर्सी टेबल कुर्सी फर्नीचर, लेबर लूंगा। हाँ फर्नीचर खरीदना है, रॉ लेबर लूंगा। मटेरियल रॉ मटेरियल खरीदूंगा, सामान खरीदना है मेरे को, लेबर। लेबर, मेरे को बेसिकली जो पैसा है वो कहीं पे तो लग रहा है, ठीक है। अब इसको वापस बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये है एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब पैसा मैं कहाँ लगा रहा हूँ, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यस और नो। कि पहला तो हुआ सोर्स ऑफ फंड, मतलब मैं पैसा कहाँ से ले रहा हूँ, मतलब जो अफान तो तीन लोग हैं, ठीक है, इधर तीन एंटिटी है, एक है बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में है तुम्हारा फर्नीचर लैंड, ठीक है, ये चेयर हो गया, और ये लैंड हो गया, ठीक है, तुम्हारा कढ़ाई वढ़ाई हो गया, तुमने खरीद लिया, ठीक है, और ये अफान और शुभम, ठीक है। बिजनेस ने हमसे पैसा लिया, बिजनेस से 1-1 लाख 10-10 लाख पैसा लिया, और एक उधारी भी लिया बिजनेस ने, 10 लाख रुपए का उधारी लिया, और उसने वो पैसा लेकर एक लैंड खरीद लिया, एक कढ़ाई खरीद ली, कढ़ाई 10-10-15 खरीद लिया। तो ये क्या है, क्या ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है, कि मैंने पैसे को यहाँ पे लगाए, यस और नो, बताओ गाइस। वो कहाँ यस। हुआ उसको फिर? हाँ, तो क्या ये एग्री करते हो कि मैंने पैसे यहाँ पे लगाए, अच्छा, तो ये है उसको तुम्हारा, हाँ हेलो, हाँ बताओ, हाँ। तो सिंपल सी बात है, एक होता है सोर्स ऑफ फंड, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। मैंने तुम लोग को क्या पढ़ाया अभी पता है, इसको क्या बोलते हैं, टेक्निक जो फाइनेंशियल टर्म में जो मैंने सिखाया कि कितना पैसा कहाँ से आया, अफान से कितना आया, शुभम से कितना आया, लोन में कितना लिया, मैंने लैंड खरीदने में कितना लगाया, ये सब कहाँ कहाँ तुमको दिखता है, ये सब दिखता है तुमको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट। यही था मेन, जो मैं अभी क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बैलेंस शीट में तुमको क्या पता चलता है, कि अगर एक बिजनेस है तो उस बिजनेस ने कहाँ से पैसे लिए हैं, उस बिजनेस ने कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ पैसे लगाए हैं, मतलब कौन से एसेट खरीदने में पैसे लगाए हैं, ये बोलता है बैलेंस शीट। समझ गए, अंडरस्टूड, क्या तुमको समझ में आया कि बैलेंस शीट आपको क्या बोलता है, कि आपका दो साइड होता है, आपका होता है सोर्स ऑफ फंड। अब जो कॉमर्स वाले हैं, क्या ये बता सकते हैं कि सोर्स ऑफ फंड का और एक नाम क्या है, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कि जो लेफ्ट साइड होता है जो सोर्स ऑफ फंड है, मैं कहाँ से पैसे ले रहा हूँ, मैं इक्विटी, हेलो आवाज आ रही है मेरी, हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो ये जो मेरा हाँ। डेट ले रहा हूँ, हाँ ला रहा है ना, जो डेट ले रहा हूँ, डेटर्स। हाँ डेट 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 ले रहा हूँ, मतलब सपोज लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट में सपोज ले रहा हूँ, तो ये सब क्या है, ये जो साइड रहता है कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, पता होगा, इवन कॉमर्स जरूरत भी नहीं है यार। डेबिट साइड, डेबिट साइड। लाइबिलिटी, इक्विटी। हाँ डेबिट है, या फिर लायबिलिटी, लाइबिलिटीज या लायबिलिटी, लायबिलिटी या इक्विटी, इक्विटी भी इसी साइड होती है, मैं समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, मैं एनुअल रिपोर्ट में जाकर समझाऊंगा तुम लोगों को ये सब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लायबिलिटी। अब थोड़ा सोचो, इसको लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, बताओ जरा, कि इसको जो मैंने बोला कि अफान, जब अफान जो हम लोग बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, अफान में 10 लाख लगा रहा है, मैं 10 लाख लगा रहा हूँ, डेट हमने 10 लाख लिया है, राइट, ये सब लायबिलिटी कैसे हुई, हम तो अपना बिजनेस चला रहे हैं ना भाई, बिजनेस हम अपना चला रहे हैं, तो वो तो हमारा ही बिजनेस हुआ, तो ये बिजनेस को लायबिलिटी कैसे है। अच्छा, लायबिलिटी का मैं इंग्लिश मीनिंग बताता हूँ, लायबिलिटी मतलब एक कर्जा, मतलब लायबिलिटी मतलब मुझे, ये मेरे लिए नहीं, ये कैश खींच रही है, ये मेरे से कैश खींच रही है, मतलब ये कैश मेरे, मतलब ये बिजनेस से कैश कम कर रही है, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी कैसा हो सकता है, कि ये जो पैसे लगा रहा हूँ मैं बिजनेस में, क्यों है लायबिलिटी, कोई बता सकता है। क्योंकि बिजनेस और उसके प्रोपराइटर्स ये सारे अलग अलग है, अलग अलग एंटिटी है। बहुत बढ़िया, तो तो डोंट वरी, बेसिकली बिजनेस को वो सब हाँ हाँ, बिजनेस को सब वापस से रिटर्न करना पड़ेगा ना, रिफंड करना पड़ेगा, इसलिए वो लाइबिलिटी में होता है। बहुत तो बढ़िया, हाँ बस इस वजह से। परफेक्ट। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट कौन थे ब्रो, आपका नाम क्या था, आई एम सॉरी, कौन थे, कुणाल। कुणाल। तो कुणाल ब्रो ने बढ़िया से बोला, अब एक पॉइंट याद करो, तो कुणाल ब्रो ने क्या बोला मैं आपको समझाता हूँ, देखो, जो मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था ना, कि एक बिजनेस और उसका जो जो पैसा लगा रहा है उसमें, वो अलग अलग एंटिटी है, अफान, अगर मेरा बैंक से मैंने कुछ लोन लिया, क्यों अलग अलग एंटिटी है, यही रीजन है, क्योंकि अगर मैंने बिजनेस में लगाया है 10 लाख, तो मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, मैं 10 लाख खाली का लगाया हूँ क्या, या मैंने या अफान 10 लाख खाली का लगाया है क्या, बैंक ने खाली का 10 लाख मेरे को बिजनेस को लोन दिया है क्या। मुझे एक बात बताओ, जो बैंक ने 10 लाख लगाए हैं, मैंने 10 लाख लगाए हैं, अफान ने 10 लाख लगाए हैं, खाली का लगाया, हमने क्यों लगाया 10 लाख, बताओ, मैंने या अफान ने या जिसने भी है, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए ना, एंड में, कि एंड में मेरे को क्या चाहिए, कि बिजनेस से भी मेरे को कुछ चाहिए, बात समझ रहे हो, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा बात है, कि मेरे को एंड में कुछ ना कुछ चाहिए एंड में, तो ये जो चाहिए कौन देगा मेरे को,
जो अफान को सपोज प्रॉफिट चाहिए या मेरे को प्रॉफिट चाहिए या बैंक को अपना लोन वापस चाहिए, तो कौन देगा ये सब? किसके काम करने पे ये सब बिजनेस मिलेगा वापस? बिजनेस बिजनेस देगा, बिजनेस राइट। तो यहीं पे फर्क आ जाता है कि अगर तुम कंफ्यूज हो जाते, अगर मैं ये बोलता कि अफान और शुभम और बैंक सब एक ही है, मतलब अफान शुभम और बिजनेस सब एक है, तो तुम लोग बोलते अरे ये लाइबिलिटी कैसे, ये तो मेरी ही बिजनेस है। नहीं, क्योंकि अफान और मैं जब बिजनेस चला रहे हैं तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमको प्रॉफिट वापस आएगा। कुछ 10 लाख लगा रहे हैं तो हमको कुछ 10% रिटर्न या 15% रिटर्न हम उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी से हो या फिर प्रॉफिट से हम ले रहे हो, डिविडेंड से ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो। मतलब सिंपल सी बात है, मेरे को बिजनेस से कुछ वापस चाहिए। तो बिजनेस के लिए तो एक लाइबिलिटी है ना, कि भाई इसको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, इसने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है, तो भाई मेरे को इसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, मेरे को इसको वापस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसीलिए इसको बोलते हैं लायबिलिटी या फिर सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ, अब क्यों ये सोर्स ऑफ फंड क्यों है? क्योंकि अब इसको बिजनेस को पैसे मिल कहाँ से रहे हैं? मेरे से ही तो मिल रहे हैं ना, मेरे से, अफान से और बैंक से तो मिल रहे हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। सिंपल। अब इसको अब कॉमन सेंस लगा के बताओ गाइस, इसको अब जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है उसको क्या बोलते हैं? इसको लायबिलिटी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रिच डैड पुअर डैड पढ़ा होगा कहीं पे, तो पढ़ा होगा आपने कि लायबिलिटी का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ लायबिलिटी? एसेट। तो एसेट का मतलब क्या है कि अब देखो, अब यहीं पे कंफ्यूजन बहुत लोगों को आ जाती है कि जो रिच डैड पुअर डैड, एक बंदे ने ना यही मेरे को क्वेश्चन पूछे, वो रिच डैड पुअर डैड आके मेरे को पूछ रहा है भाई बिल्डिंग एसेट नहीं है, बिल्डिंग तुमसे पैसा खींच रही है, बिल्डिंग एसेट नहीं है, बिल्डिंग ये सब वो, तो वो सब रिच डैड पुअर डैड थोड़ी देर के लिए अभी बंद कर दो, ठीक है? वो सब जरूरत नहीं है हमको, ठीक है? अकाउंटिंग हम सीखते हैं, ठीक है? थोड़ा अकाउंटिंग, ज्यादा अकाउंटिंग नहीं चाहिए हम लोग। देखो हम लोग को अकाउंटेंट नहीं बनना है, ठीक है? हम लोग को बेसिक जानने से काफी है, मतलब एकदम घुसना नहीं है अकाउंटिंग में, पर ये। तो एसेट का मतलब क्या है? अब देखो, एसेट के दो दो तरीकों से समझ सकता हूं मैं, कि एसेट वो चीज है जो मेरे लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी या फिर जो मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी, या फिर इसको मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोल सकता हूं कि मैंने पैसे लेकर कहां पे लगाया। मैं क्यों, देखो मैं तुमको फ्यूचर में समझाऊंगा कि क्यों तुमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से समझना, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के हिसाब से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये है एसेट। एसेट का मतलब है मैंने इधर से पैसा लेकर कहां पे लगाया। तो तुम्हारा एसेट क्या हो सकता है बताओ? एसेट्स क्या क्या हो सकता है? तुमने पढ़ा भी है ये, तुमने ई कॉमर्स में पढ़ा होगा तुमने एसेट, एक बेसिक आइडिया तो होगा क्या 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 एसेट हो सकता है। एक ऑपरेशंस करने के लिए कुछ एसेट्स, जैसे कि हमारी कढ़ाई हो गई, कढ़ाई हमारी, रैक जो हो सपोज गए, समोसे की दुकान हमारी जो है, कढ़ाई है हमारी, हमारी और बिल्डिंग हमारी बाकी एसेट है यार। मोटे मोटे, हाँ हाँ, और बाकी मोटे मोटे मोटे, मोटे एसेट्स हो सकते हैं, अच्छा जैसे छोटे मोटे ना, मोटे मोटे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर अपना, अच्छा ठीक है, तो जो हमारी, ज्यादा चेंज नहीं हो गए, मतलब हाँ, तो जैसे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारा लैंड लैंड है, हमारी। हमारी लैंड जो है, हाँ, राइट? हमारा टेबल चेयर फर्नीचर सब कुछ, हमारी गाड़ी, हमारी जो हमने जो बिजनेस के अंदर जो गाड़ी हम खरीद रहे हैं, अगर हम कुछ डिलीवरी कर रहे हैं, अगर हम डिलीवरी करवा रहे हैं, तो वो हमारी गाड़ी भी हमारी एसेट है। तो समझ गए? दिस इज योर बैलेंस शीट, दिस इज हाउ द बैलेंस शीट लुक्स लाइक। मैं आपको एक बार अभी दिखा देता हूँ। तो अच्छा, तो बैलेंस शीट एक बार समराइज करते हैं। तो बैलेंस शीट कुछ नहीं है गाइस, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको ये बताती है कि एट एनी गिवन पॉइंट, कि उस पॉइंट पे, अब ये मैं बहुत वर्ड्स, बहुत ध्यान देना कि एट एनी गिवन पॉइंट में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब बाद में समझोगे, छोड़ो वो भी मैं नहीं समझाऊंगा। लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट, क्या मैंने कहाँ से पैसे उठाए हैं, मैंने पैसे कहाँ कहाँ से उठाए हैं, किससे पैसे उठाए हैं, कितना पैसा उठाया है मैंने, ठीक है? सोर्स ऑफ फंड जिसको बोलते हैं, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है? और ये बताता है कि मैंने पैसे कहाँ पे लगाए हैं, कि एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एक बात बता मुझे, कॉमन सेंस लगा के बताना गाइस, क्या लायबिलिटी और एसेट मैच करेंगे या नहीं करेंगे? जहां से मैंने जितना पैसा जहां से उठाया है, क्या ये मैच करेंगे, यस और नो? मैच करेंगे, यस। इट शुड टेक्निकली मैच, ठीक है? इट विल ऑलवेज मैच, टेक्निकली नहीं, इट विल ऑलवेज मैच, इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। मतलब सिंपल सी बात है, चलो इसको और भी एग्जांपल से देते हैं, ठीक है? सपोज मैंने और अफान ने बिजनेस शुरू किया, सेम समोसे की दुकान, 10 लाख हमने लगाया, हम दोनों ने लगाया 10 लाख, और हमने डेट लिया 10 लाख का। टोटल हमारा कितना लाइबिलिटी था गाइस? हमारा जो बैलेंस शीट पे लाइबिलिटी कितना है, कितना है हमारा, हमको लाइबिलिटी इज 30 लाख, बिजनेस का लाइबिलिटी, ठीक है? अब एसेट हमने खरीदा, मान लो 5 लाख की हमने एक बिल्डिंग खरीदी, 20 लाख की लैंड खरीद ली हमने, 5 लाख की हमने हो गया क्या, 30 लाख की, सॉरी, 2 लाख की हमने कढ़ाई खरीद ली, ठीक है? तो बस इतना ही, ठीक है? हमने इतना ही किया, ठीक है? तो मैच कर रहा है क्या अभी? क्या मैच कर रहा है अभी? मेरे पास 30 लाख थे, और मैंने इसको लगा दिया, 5 लाख की मैंने बिल्डिंग खरीद ली, 20 लाख की मैंने लैंड खरीद ली, और 2 लाख की मैंने कढ़ाई खरीद ली। अब टोटल कितना हो रहा है? 25 + 2 = 27 लाख, ठीक है? तो अब तो मैच नहीं हो रहा है ना, एसेट और लाइबिलिटी। पर तुम लोगों ने तो बोला मैच होना चाहिए,
कि सोर्स ऑफ फंड और Equity एप्लीकेशन ऑफ होगा फंड। हाँ क्या? इक्विटी रहेगा ना वहाँ पे नहीं, जो इक्विटी हम दोनों का, जो बचे इक्विटी का मतलब मैं समझाऊंगा, पर इक्विटी का मतलब इतना समझ लो जो हम दोनों ने पैसा लगाया उसी को इक्विटी बोलते हैं, और जो बाहर का पैसा है वो लायबिलिटी है, मतलब लोन वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है, वो बाद में समझाऊंगा तो अभी। हाँ जो बैंक से बोरो किया उसका यूटिलाइज इंटरेस्ट नहीं भी तो हुआ लेगा बैंक। हाँ, वो तो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, वो पर वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, वो और एक जगह पे दिखेगी। जो जो यूटिलाइज नहीं हुआ उसका अलग से सेक्शन होगा ना नीचे हाँ, जो यूटिलाइज नहीं, उसको हाँ। तो अफान ने एक बात बोली कि जो बाकी के पैसे हैं वो कैश में रहेगा, 3 लाख कैश बैलेंस, पर हमेशा एंड में बैलेंस होगी। ये जो 3 लाख है वो कैश में बच जाएगा यार, खत्म। ये जो 3 लाख है ये कैश में रह जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एसेट साइड, बैलेंस हो गया ये 30 लाख, और ये तुम्हारा लाइबिलिटी साइड, ये हो गया 30 लाख। तो क्या बैलेंस शीट समझ में आया सबको? तो बैलेंस शीट क्या बताती है तुमको? बैलेंस शीट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट तुमको ये बताती है कि बिजनेस ने कहाँ से पैसा उठाया, कहाँ से पैसा उठाया, कितना पैसा उठाया, मतलब कहाँ से पैसा और कितना पैसा, सोर्स ऑफ फंड क्या था बिजनेस का। बिजनेस अगर शुरू हुआ तो कहाँ से पैसा उठाया, कितना पैसा उठाया, और हर साल का मिलेगा, ठीक है। और कहाँ पे पैसे लगाए, कि एसेट में लगाया, मतलब कौन सा एसेट पे लगाया, मतलब क्या मैंने उसको राइट बिल्डिंग खरीदने में लगाया, लैंड खरीदने में लगाया, राइट। मैं बाद में समझाऊंगा कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी भी होती है, पर अभी के लिए बेसिक टर्म में समझ लो कि एसेट ये होता है कि एप्लीकेशन ऑफ फंड, और लाइबिलिटी है सोर्स ऑफ फंड। अब हम एक्चुअल बैलेंस शीट में जाने से पहले एक मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप बस आंसर करना कि क्या है, कौन सा, एक क्विज की तरफ करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बताऊं कि मेरे पास फर्नीचर है, तो ये एसेट है कि लाइबिलिटी है? ध्यान से सोच के आंसर दो, कोई टेंशन नहीं है, और मुझे पता है ये थोड़ा बेसिक है, पर हाँ, ऐसे एसेट है। क्यों? एसेट। क्योंकि सोचो, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड है, मैंने पैसे लगा के फर्नीचर खरीदने में लगाए, खत्म, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देना आंसर, कैश, कैश इन हैंड, जो कैश है मेरे पास। अब कंफ्यूज हो गए थोड़ा, लेकिन बताओ क्या कैश इन हैंड क्या सोर्स ऑफ फंड है? हाँ देखो, अब तुम सोर्स कंफ्यूज, एसेट। हाँ सब लोग अभी सोर्स बोलेंगे, सोर्स क्यों बोलोगे? क्योंकि मैंने तुमको यही सिखाया ना कि भाई नहीं कैश नहीं इन, एसेट रुक एसेट जा रुक जा एसेट रुक जा। हाँ नहीं नहीं, एसेट एज इन। नहीं एसेट कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन, अरे नो प्रॉब्लम, कंफ्यूजन होनी चाहिए कि कैश तो भाई सोर्स अपन है ना, इस कैश को तो कहीं लगाएंगे ना हम फ्यूचर में। पर भाई मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट उस साल का, उस साल में क्या हुआ मेरे को जानना है। तो अगर मैंने 10-10 लाख जो अफान और मैंने लगाए थे, सर 30 लाख जो लगाया था, तो उस साल जो 3 लाख बच गया था, ये इसी 30 लाख का ही पार्ट है। ये जो एक्स्ट्रा कैश बच गया था ना, जो पहले एग्जांपल में दिखाया था, वो जो 27 लाख का कढ़ाई और लैंड और ये सब खरीद दिया था, और बाकी का 3 लाख, ये 3 लाख इसी 30 लाख का ही पार्ट है। तो जो कैश इन हैंड है वो एसेट ही है। मैं बस उस एसेट को अगले साल में खर्च करूँ, वो भाड़ में गया, मैंने इस साल उसको खर्च किया कि नहीं, नहीं खर्च किया, मैंने उसको कैश में रखा, इस 30 लाख में से मैंने 3 लाख मैंने कैश में रखा, तो ये स्टिल एज सोर्स ऑफ फंड है। देखा, तो देख रहे हो कितना थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब Shubham, हाँ 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 I have a doubt. हाँ हाँ। So, can we say कि directly कि the goods that we own are our assets? बस if I have taken money from somewhere and I have spent it to buy that thing, that is asset, simple, that is all you have to understand, simple, very good. Alright. That is, if you want to say, if I have the goods, if whatever I have, that is asset. Okay, now see you, now I'll ask you the next question itself. Inventory, suppose मेरे को जो आलू, I am buying potatoes and I am buying tomato, just a minute, just a minute, people are still joining, admit, right, तो now tell me, हाँ, तो potatoes, suppose I am buying, so for making samosa I need potatoes, मेरे को potato चाहिए, मेरे को आलू चाहिए, मेरे को तेल चाहिए, तो ये सब इन्वेंट्री में है, ठीक है। अब थोड़ा बाद में समझे, कॉग्स वगैरह बाद में समझेंगे, पर इन्वेंट्री क्या होगा, इफ आई एम बाइंग आलू पोटैटो एंड ऑल दैट, सो व्हाट इज इन्वेंट्री, इज इट अ एसेट और इज इट अ लायबिलिटी? लेट अस सी इफ यू कैन आंसर। It is a liability. व्हाई डू यू थिंक इट्स अ लायबिलिटी? Is it a source of fund? मैं इतना पूछ रहा हूँ, is it a, think from the perspective of, am I spending money on it or is it generating money for me, like is it Like kept inventory is generating no money for you. तो जितना बिकेगा inventory, हाँ so that will create assets for you. So ये liability हुई ना, जितना ज़्यादा inventory आपके पास होगी. नहीं, ऐसा देखो, इसलिए मैंने बोला था डोंट गो एसेट लायबिलिटी बाय इंग्लिश डेफिनेशन, बिकॉज दैट इज वेरी विल गेट कंफ्यूज, गो बाय द स्टैंडर्ड ऑफ सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड. So if, see, now think about it. If I am a business, if we are starting a samosa business, if I have 10 lakhs, okay, if I 10, same example, okay. Now how will I buy inventory? With what money will I buy inventory? I'll buy it from this money only, na, whichever money I have. So this is actually an application of fund. Inventory is actually an application of fund. So what is inventory? First of all, let us get clear what inventory is. Inventory का मतलब क्या है? जो मैं समोसा खरीद रहा हूँ,
जो आलू खरीद रहा हूँ, जो पोटैटो खरीद रहा हूँ, राइट नाउ वेयर यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, आई विल टेल यू कि ये यू आर थिंकिंग इट्स एन एक्सपेंस, खर्चा हो रहा है ना, इट्स एन खर्चा. सो आई अंडरस्टूड योर confusion. Who was it? Who was it? Nandini. Nandini. So I understood your confusion because you might be thinking, I have to sell this thing, na? I have to sell this inventory to make money. It's like a liability on my, I have to sell it. I won't make money till I sell it. So it's a liability, na? No, don't think about it like that. You think, go at a step back. I am spending money to buy that inventory, na? Simple as that. So that is a asset for me. Understanding, and that, see, now how I use that inventory and how I how I use that asset will determine if I'll make money or not. That is a different ball game. That is in profit and loss. That I'll also teach you, don't worry. But for now, remember that inventory is here. So is this clear? Very good questions, because see, that is how you will learn, right? अगर आप लोग तो समझ में आ गया inventory क्यों asset है, क्या is it clear everybody? Yes, thank you. Everybody? तरीका था सब मेरे को लोग? विजुअलाइज करने का, हाँ, क्या मतलब आई विजुअलाइज, मतलब थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड है ये, पर सबको थोड़ा सा हेल्प होगा. हाँ, मैं I ऐसा know. देखो, विजुअलाइज कर रहा था कि हाँ, बताओ. मैं विजुअलाइज कर रहा था कि एसेट मतलब लायबिलिटी एनीथिंग, जैसे कि कैश ले लो या मनी को विजुअलाइज कर सकते हैं हम लायबिलिटी, और हाँ, एसेट्स मतलब जो कुछ भी मतलब टेंजिबल फील कर सकते हैं ऐसे. टैंजिबल इंटैंजिबल भी होते हैं, पर वो हम बाद में इंटेंजिबल भी होता है, पर वो बाद में सीखेंगे. ओवर सिंप्लीफिकेशन के लिए. हाँ, ओवर सिंप्लीफिकेशन के लिए इतना समझो, पैसा कहाँ लगा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ फंड, दैट इज एसेट. ये डोंट वरी, नाउ I'll give you so many quizzes, you will understand. Okay, ध्यान से आंसर करना, ठीक है. इट्स अ वेरी, it will involve all of your brain power, ठीक है. तो नो दिस, ओके, थोड़ा सा सिंपल करते हैं. चलो, लॉन्ग टर्म डेट, suppose I am taking a 5-year loan. This is a simple question, don't worry. If I am taking a 5-year loan, is it a liability or is it an asset? Think about source of fund and application of fund. I am taking a loan, cash is coming into the business. So is it a source of fund or application of fund? Source of fund. Source of fund. Source of fund. Why? So if it's a source of fund, then what is it? Is it a liability or asset? Liability. It's a liability. Liability. खत्म, सिंपल. ओके. अब ध्यान से दे आंसर, ठीक है. हम एक पिछले बार जो क्वेश्चन किया था, हाँ, जो कैश थी वो एसेट थी ना, लायबिलिटी तो हाँ, नहीं थी. क्यों कैश एसेट थी, पिछले बताओ. क्वेश्चन पर जो हाँ, किया था. क्यों एसेट था, बताओ. Why is हाँ, this वो asset? मुझे क्योंकि वो बच गया था वो. हाँ, देखो, वो कैश. हाँ, देखो, तुमने 10-10, सपोज अफान और मैंने और ये बिजनेस में 10-10 हजार लगाए और मैंने ये लगाया, ठीक है. अब जो बाकी का 3 लाख जो कैश बच रहा था, हमने बिल्डिंग खरीद लिया, हमने लैंड खरीद लिया. अब यहाँ पे जो 3 लाख बच रहा था, वो इस 30 लाख का ही तो पार्ट है ना. समझ रहे हो. तो ऑलरेडी वो 3 लाख है इसमें. तो वो जो कैश एक्स्ट्रा बच रहा है ना, दैट इज ये. अब मैं देखो, अब उसको मैं अगले साल लगाऊंगा. याद रखना, देखो, ये 3 लाख में, हेलो, थोड़ा लैग हो रहा है. हाँ, या am I audible? हेलो. हाँ ऑडिबल है. ऑडिबल है ना. हाँ, हाँ, मैं समझ गई. हाँ, समझ गया ना. ये 3 लाख में अगले साल लगाऊंगा. देखो, गुड, तुम सोचना तुम्हारा सही है कि ये 3 लाख की जो कैश है, तो ये तो सोर्स ऑफ फंड है ना, क्योंकि अगले साल में पर अगले साल की बात ही नहीं हो रही है. उस साल में ये जो बच गया कैश, ये क्या था, ये है तुम्हारा एसेट. मैं इसलिए बताया, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, मतलब उस साल का, मतलब उस मोमेंट में मेरा जो कैश है वो ये है, ठीक है. अच्छा, ओके. अब एक और फाइनल, जस्ट फॉर ये सेक, इन्वेस्टमेंट्स. देखते हैं तुम लोग बोल पाते हो कि नहीं. इन्वेस्टमेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखो, अब मेरे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ था ना, तो मैंने क्या कर दिया ना, मैंने उसको लिक्विड फंड में लगा दिया, या फिर मैंने उसको कहीं मैंने ना मार्केट में ही लगा दिया पैसे वापस, ठीक है. मैं कहीं पे पैसे लगा दिया, मेरा म्यूचुअल फंड में लगा दिया मैंने पैसे. पता ही है ना म्यूचुअल फंड क्या होती है. तो मैं एक बिजनेस हूँ, सपोज अफान और अपना ही बिजनेस समझते हैं, 10 लाख, ठीक है. तो हमने ना क्या किया, इस बार सोचा कि जो एक्स्ट्रा कैश बचेगा हम उसको इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे. कौन, मतलब कैश पड़ा रहेगा, कुछ रिटर्न नहीं बनेगा, बकवास है. तो अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब बताओ ये एसेट है कि लायबिलिटी है. अब अगर कंफ्यूज हो गया इसमें तो पक्का हो गए. बताओ, एसेट. ये एसेट है कि लायबिलिटी है, अब बताओ. एसेट. लायबिलिटी. अच्छा, लायबिलिटी. कोई बोल रहा है एसेट, कोई बोल रहा है लायबिलिटी. हाँ, और कोई, एनी अदर? Asset. अच्छा, एसेट. ओके, नो मोर लायबिलिटीज. Asset. एसेट. अच्छा, जिसने लायबिलिटी बोला, किसने लायबिलिटी बोला? हु सेड लायबिलिटी? कौन, किसने लायबिलिटी बोला? नाजिया.
नाजिया नहीं नाजिया। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम लोग तो मेरे से बहुत आगे निकल चुके हो, मैं तो ये सब सीखने के लिए मेरे को 10 महीने लग गए थे, तुम लोग तो अभी 1 घंटे में सीख रहे हो, तो ग्रेट हो तुम लोग। पर हाँ, वापस देखना इस सेशन को, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से सुनना नाजिया, अभी जिन्होंने एसेट बोला फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्यों ये बोला है, देखो। तो अभी देखो, सपोज मैं 10 लाख, मैंने सपोज सेम सेम इक्वेशन करते हैं, ठीक है, मैंने सब कुछ खर्च कर लिया, 27 लाख खर्च कर लिया, मेरे पास 3 लाख बच गए। देखो अब तुम ऐसा, तुमने मे बी लाइबिलिटी इसलिए बोला होगा, मैं सोच रहा हूँ, तुमने ये सोचा होगा कि इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने के लिए हमको 3 लाख लगा, हमने 3 लाख लगाया ना, तो ये 3 लाख हो गया सोर्स ऑफ फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट। तुमने ऐसा कुछ सोचा होगा, मेरे हिसाब से, मेरे को जितना लग रहा है, ठीक है। पर इतना दिमाग लगाने की हाँ जरूरत नहीं, हाँ। हाँ राइट, लेकिन मेरे को इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तुमको क्या पूछा कि 3 लाख जो कैश में थी, बस उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दिया मैंने, सेम चीज को मैंने बदल दिया, बस मैंने उसको थोड़ा अलग चीज में लगा दिया, राइट। वो सेम 3 लाख ही है। पर हाँ, अब ये कहाँ पे आएगा, मैं तुमको ये कैश फ्लो में समझाऊंगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये सब मैं बाद में समझाऊंगा, डोंट वरी, एक एक करके समझेंगे। पर मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सेशन एक बार में नहीं समझ आएगा, तुमको वापस 2-3 बार देखना पड़ेगा। तो लेकिन इतना है कि अगर मैं ये कैश इन्वेस्टमेंट में लगा रहा हूँ, तो इट बिकम्स एन एसेट फॉर मी, बिकॉज मैंने एंड ऑफ द डे वो एक एप्लीकेशन ऑफ फंड ही है, कि मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो 3 लाख बच रहा है, यहाँ से जो मेरा 3 लाख एक्स्ट्रा बच रहा है, वो मैं इसको इन्वेस्टमेंट में लगाऊं, वो मेरी मर्जी है भाई, मैंने इन्वेस्टमेंट में लगाया, मैंने मैंने बिल्डिंग में लगाया, मैंने इन्वेस्टमेंट में लगाया, मैंने कहीं भी लगाया, मैं वो एक एप्लीकेशन ऑफ फंड है। देखो, मे बी ना समटाइम्स तुमको लॉजिकल भी याद ना रहे ना, तो तुम याद कर लो, क्योंकि धीरे धीरे ना जब तुम एनुअल रिपोर्ट पढ़ लोगे, तो तुमको एक पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, अच्छा शुभम ने ये इसलिए बोला था कि इन्वेस्टमेंट है। तो अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि तुम इतना एनुअल रिपोर्ट पढ़ लोगे, इतने तुम लोग क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ लोगे ना, तुमको लगेगा अरे हाँ, इन्वेस्टमेंट इज एसेट, ठीक है। तो क्लियर है, क्या क्लियर है, ये अभी तक क्या बैलेंस शीट के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई? और दो चीजें हैं बैलेंस शीट में जो भी मैं अभी समझाऊंगा, पर उसको मैं बहुत लाइटली टच करूंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो। हाँ, तो मैं बहुत लाइटली टच करूंगा। क्या अभी तक सब समझ में आ गया? अभी तक सब कुछ ए टू जेड, गाइस सब लोग, कहीं पे भी डिफिकल्टी हो, यस Yes. यस, हाँ क्लियर है। कुछ कुछ Yes. पार्ट Yes. समझ में नहीं आई हो, नहीं नहीं, बहुत इजीली समझ गए। वेरी गुड, परफेक्ट। अब चलते ना, दो चीजें, एक है जो बैलेंस शीट में तुमको दिखेंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इससे तुमको बहुत मतलब फ्रॉड वॉड निकलता है, अगर तुमको कंपनी में फ्रॉड चल रहा है कि नहीं, अगर कंपनी में मतलब बहुत चीजें तुमको, अगर कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं, तुमको इधर से ही मालूम पड़ जाएगी, मतलब बहुत चीजें इसमें मिलती है, ठीक है। उसको बोलते हैं, जो बैलेंस शीट में मिलेंगी, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। थोड़ा ध्यान देना, इसको बहुत लाइटली टच करूंगा, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है ट्रेड रिसीवेबल, एक होता है ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं क्या है ये ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब कुछ नहीं है, देखो होता क्या है ना, जो हमारा जो बनता है, हमारा जो P&L या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, जो अकाउंटेंट बनाता है बैठकर, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सारा लेकर जो अकाउंटेंट बनाता है, वो बनता है एक चीज कॉल्ड एक्रूवल बेसिस पे। गाइस प्लीज ये ध्यान देना, पीक अटेंशन चाहिए मुझे तुम्हारी, आई नो थोड़ा एक्सटेंड हो गया, ब्रेक दे दूंगा, इसके बाद मैं ब्रेक दे दूंगा 5 मिनट का, थोड़ा स्ट्रेच होके आ जाना। पर हमारी जो अकाउंटिंग होती है, उसको बोलते हैं एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, ठीक है। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, इतना समझो, सिंपल सा बात है, कि जिस टाइम पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस टाइम पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसी टाइम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। मैं समझाऊंगा, इसका मतलब भी समझाऊंगा, डोंट वरी, कि जिस टाइम पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैं उसी टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब क्या है, तुमको मैं पूछता हूँ, अगर मैंने अफान और मैंने दुकान शुरू कर दी, अफान और मैंने दुकान शुरू कर दी, ठीक है। तो हमने ना पहला दिन 10,000 रुपए के समोसा बेचे, ठीक है, 10,000 रुपए के समोसा बेचे। पर क्योंकि ना क्या है ना, नया नया दुकान है, तो थोड़ा ना मतलब कस्टमर को थोड़ा ये करना है, मतलब थोड़ा इंटाइस करना है कि वो फिर से आए, या फिर अपने दोस्तों को भी बोले। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई तुम ना, जो भी जितने लोग समोसा खरीद रहे हैं, तुम ना 50% अभी दे दो और 50% पैसे बाद में दे देना, ठीक है। मैं तो खुशी खुशी जाऊंगा इस समोसे की दुकान में, तो डेली जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा समझ लो कि हमने ऐसा ऑफर डाला है, ठीक है। तो धब्बा डुबा देगा भाई। मैं टिपिकल इंडियन हूँ, ठीक है, मैं तो जाऊंगा इस दुकान पे, ठीक है। पर ठीक है, चलो जस्ट फॉर द फन सेक, कि पहला दिन हमने 50% हमने बोला कि तुम पैसा अभी दे दो और 50% पैसे वापस कभी दे देना, तुम 1 महीने बाद दे देना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है। तो जब जब मैं ना इसको प्रॉफिट, जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जब मैं अपना प्रॉफिट बनाऊंगा, ये सब बनाऊंगा, तो एक चीज होती है सेल्स करके। सेल्स मतलब कुछ नहीं है गाइस, सेल्स का मतलब सिंपली समझो, मैंने कितनी क्वांटिटी बेची, सपोज हमने 1000 समोसा बेचे 10 रुपए के, तो सेल्स होता है ये, मतलब अगर मेरा मेरा कपड़ों की दुकान है, मैंने कितने कपड़े बेचे एक दिन में, अगर मेरे एक समोसे की दुकान है, मैंने कितने समोसे बेचे और कितने रुपए पे बेचे, दैट इज सेल्स।
सिंपल, मेरा स्टेशनरी का दुकान है, कितने पेंसिल पेन बेचे, तो क्वांटिटी इनटू वॉल्यूम, अच्छा क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये है मेरा सेल। सेल से मेरा 10,000 रुपए, सेल से मेरा 10,000 रुपए, ठीक है। चलो मान लेते हैं महीने का सेल्स है, ठीक है, चलो दिन का छोड़ दो, महीने का सेल्स है, ठीक है। अब ये मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस पे है, मेरे को 10,000 दिखाना चाहिए या मेरे को 5,000 दिखाना चाहिए। अब क्यों 5,000 मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि मेरे को 50% तो पैसे आया ही नहीं है ना, मेरे को 50% पैसा आया ही नहीं है, मतलब वो तो कस्टमर ने दिया ही नहीं है, मेरे को कैश दिया ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ तुम लोग, अगर तुम एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाते, अगर तुम अपना लिखते कि मेरा इतना सेल हुआ है इस महीने, तुम 10,000 लिखते या 5,000 लिखते? तुम क्या लिखते बताओ, देखते हैं तुम लोग क्या बोलते हो। अगर तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, क्या क्या कितना? 10,000। अच्छा 10,000 क्यों? 10,000 पैसा 5,000 है, लिखेंगे वो ना। तो देंगे ना, कुछ नहीं टाइम बाद तो वो दे देंगे। लेकिन दिए नहीं है ना, 5,000 ही आए। नहीं दिए तो फिर नहीं दिए तो क्या करोगे? बिजनेस डूब जाएगी ना, जैसे किसने बोला। मेरी छोटी समोसे की दुकान है यार, अफान और मेरी, तो 5,000 लिखूं कि 10,000 लिखूं बताओ। कुछ लोग बोले 5,000 भी बोलने के लिए। 5,000। अच्छा 5,000, अच्छा अब 10,000 वाले क्यों बोल रहे हो? लालची हो, दिखाना चाहते हो कि प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया है मैंने, मैंने ज्यादा कर लिया है। हाँ, तो एक्चुअली में लेकिन जो जिन्होंने 10,000 रुपए वाले बोले, अब मुझे पता नहीं तुम लोग को ऑलरेडी आंसर मालूम था या जो भी था, पर पैट योरसेल्व्स ऑन द बैक, द करेक्ट आंसर इज 10,000। अकाउंटिंग ये बोलता है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग ये बोलता है कि भाई तेरे को अगर पैसे आए नहीं है ना, फिर भी तू लिख कि तेरे को 10,000 रुपए आए हैं business में, ठीक है। अब मुझे मत पूछना कि ये एथिकली करेक्ट है, गलत है, सही है, क्यों है, कि कैसा है, क्या है, ठीक है, मेरे को मत पूछना। लेकिन हमारे अकाउंटिंग में ये बोला जाता है, हाँ बताओ, हाँ एनी क्वेश्चन? हाँ ये अक्रूवल में आएगा ना ये? हाँ रुको रुको, हाँ ये रुको, 10,000 एक्रूअल अक्रूवल में अभी आएगा थोड़ा, ना ये? अभी थोड़ा एक्रूअल साइड में रखते हैं, अच्छा मैं ओके समझाऊंगा, हाँ यही होता है एक्रूअल, मैं समझाऊंगा, लेकिन ठीक है। तो वो जो अकाउंटिंग वाला बोलता है ना, वो बोलता है तुम्हारे 5,000 नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो 5,000 आएंगे ना तुमको फ्यूचर में, तुम बोल रहे हो, हम तुम पे विश्वास करते हैं, अकाउंटिंग वाला बोलता है, ठीक है, हम तुम पे विश्वास करते हैं, ठीक है। तो तुम एक्चुअली में ना प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रुपए लिखोगे। अरे भाई पर ये 5,000 फिर कहाँ जाएगी? 5,000 कहीं तो जा रही है ना, 5,000 ये जो बाकी का जो मुझे नहीं आया है वो कहाँ जा रही है? वो क्या है, ये क्या है, ये जो 5,000 नहीं जा रही है, जो मेरे को आई नहीं है अभी? रिसीवेबल अकाउंट। हाँ, तो इसको ना बोलते हैं रिसीवेबल। अब नाम में ही है, देखो बहुत सिंपल है, इसको याद करना। रिसीव, मुझे रिसीव करना है यार, मेरे को मिला नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल और रिसीवेबल अकाउंट या डेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हो, ओके। तो सिंपल सी बात है कि मेरे को 5,000 आया ही नहीं है ना, तो इसको मेरे को रिसीव करना है ना, तो 5,000 की मैंने एक्चुअल मेरा सेल्स था, लेकिन जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा कि मेरा 10,000 का मेरा सेल हुआ है, राइट। लेकिन ये जो 5,000 एक्स्ट्रा है ना, ये कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट पे जाएगा। ये छोड़ दो अभी के लिए, इतना छोड़ दो, इतना समझो कि जो एक्रूवल मैंने बोला था ना, यही है कि एक्रूवल का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन हुआ 10,000 का, कि भाई मेरा कस्टमर मेरे को बोला कि 10 रुपए मेरे को अभी दे रहा है, वो 5 रुपए बाद में देगा, लेकिन एंड में क्या किया, एंड में बोला डील तो यही हुई कि 10 रुपए का समोसा वो ले रहा है, इसलिए वो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में सेल्स दिखाऊंगा। लेकिन 5,000 रुपए नहीं आया, वो भाड़ में गया, वो नेक्स्ट साल आएगा, अगले साल आएगा, उसके अगले साल आएगा, मेरे को भाड़ में गया, मतलब भाड़ में गया नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, पर वो जाएगा तुम्हारे, वो जो 5,000 है वो जाएगी बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये समझ में, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया गाइस? क्या ये जो एक्रूवल का मतलब समझ में आ गया कि जिस टाइम पर ट्रांजैक्शन हो रहा है? अच्छा चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मान लो मेरे को अपने एम्प्लॉय, मेरा बिजनेस है, राइट, हमारा बिजनेस है, मेरा और अफान का, और हमने दो दो वेटर रखे हैं, ठीक है। एक एक वेटर को हमको 5,000 रुपए देने हैं पहले महीने के, एक एक वेटर को 5,000 रुपए महीने देने हैं। पर अफान और मैं बोलते हैं भाई लोग तो हमको पैसे ही नहीं दे रहे, हम इनको कहाँ से पैसे दे देंगे, ठीक है। तो हम वेटर को जाके बोलते हैं भाई वेटर देख एक काम कर, इस महीने का ना तुम लोग एक एक करके तुम 1,000 रुपए रख लो, 4,000 हम अगले महीने दे देंगे, ठीक है। वो वेटर छोड़ के चला जाएगा, वो अलग बात है, पर हम वो बोलेगा भाई 4,000 बाद में देंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर खर्चा में दिखाऊंगा ना, तो अगर मेरे को खर्चे दिखाने हैं उस महीने का, तो मैं 5,000 दिखाऊंगा या 1,000 दिखाऊंगा? अब बताओ, अगर मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है, एक्रूवल अकाउंटिंग के बेसिस पे मेरे को क्या दिखाना है? 1,000। 5,000। कितना दिखाना है बताओ? 1,000। 5,000। 1,000। सोचो 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 5,000। बट कंफ्यूज लाइक हो रहे हो? मेरे को टोटल पेएबल 4,000 है, तो 4,000 ही लिखेंगे ना। पेएबल्स 4,000 है, 5,000। करेक्ट, पेएबल्स 4,000 है, पर तुम्हारा जो एक्चुअली में कितना इनकर हो रहा है तुम्हारा, मतलब एक्चुअल में इनकर तो 1,000 हो रहा है, पर फिर से याद करो, देखो ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन हुआ उस टाइम पे, जो ट्रांजैक्शन उस टाइम पे हुआ वो 10,000 का हुआ था, राइट।
वो 10,000 का वो रिसीवेबल में गया, राइट, वो बाकी का जो 5,000 था। पर इधर एक्चुअली में क्या है, मेरे जो खर्चे हैं मेरे 5,000 के हैं। पर देखो अब तुम बोलोगे भाई लेकिन मैंने 4,000 तो दिए ही नहीं है ना, तो वो क्या होगा, वो फिर से बैलेंस शीट को चली जाएगी, उसको बोलते हैं पेएबल, उसको बोलते हैं पेएबल, कि 4,000 की पेएबल बन जाएगी बस, कि आई हैव टू पे 4,000 एक्स्ट्रा। नहीं सॉरी फक 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 फक, एक मिनट एक मिनट एक 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 मिनट, एक मिनट। पेएबल्स 4,000 मतलब अगर 1,000 में कर रहा हूँ, 4,000 मेरे को वापस करना है। इसको थोड़ा ना, इसको साइड पे रखते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इधर, मे बी ये 1,000 ही एक्सपेंस आएगी एक्रूवल बेसिस पे, 5,000 आएगा या 1,000 आएगा, ठीक है। आई गेट दिस क्लैरिफाइड एंड आई गेट बैक टू यू। ये मेरे को थोड़ा डाउट है, ठीक है, तो मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करूंगा। रिसीवेबल पे मैं क्लियर हूँ, पर पेएबल्स पे थोड़ा मेरे को डाउट है। आई थिंक समवन आंसर्ड इट एंड आई थिंक यू आर राइट। कौन था वो, आई थिंक हु वाज इट, नंदिनी और Yeah, it was me. Nandini, you're right. I think yes. Maybe it is 1,000 as expenses, but I'll get back to you. I'm a bit skeptical. पर सिंपल सी बात है, इतना समझो कि अगर मेरा जो बाकी का एक होता है ट्रेड रिसीवेबल, एक होता है ट्रेड पेएबल। प्रॉफिट एंड लॉस पे अभी हम आ नहीं रहे, प्रॉफिट एंड लॉस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। पर एक्रूअल अकाउंटिंग ये बोलता है कि सिंपल सी बात है कि मेरे को जब मेरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है तभी मेरे को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है तुम्हारा, सिंपल, जो मेरे को पैसे उधारी आने वाले हैं, राइट, जो मेरे को पैसे आने वाले हैं। सपोज मेरा 10,000 का मैंने सेल किया पर दिन, पर मेरे को 5,000 नहीं आए हैं, तो ये ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। अब ट्रेड पेएबल क्या है, मान लो मैंने समोसा खरीद लिया, एक बिजनेस वाले से मैंने समोसा खरीद लिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम लेकिन क्या है, अच्छा हाँ, ये ट्रेड पेएबल्स में तो बिजनेस को जाएगा वो, ओके ठीक, वो फाइनल। तो अभी क्या है ना, अभी ट्रेड पेएबल्स में क्या है कि मेरे को बिजनेस मैंने खरीद लिया, समोसा वगैरह ये सब मैंने खरीद लिया, ठीक है, लेकिन मैंने उसको पैसे दिए नहीं है। सपोज मैंने 10,000 रुपए के समोसा खरीदे, पर मैंने उसको 5,000 रुपए दिए नहीं है। तो ये जो 5,000 रुपए है ना, वो जाएगा तुम्हारे पेएबल्स में, वो जाएंगे तुम्हारे पेएबल्स में। तो समझ में आ गया गाइस, रिसीवेबल का मतलब है जो पैसे मेरे को आने हैं, और पेएबल का मतलब है जो पैसे मेरे को देना है। सिंपल, उस साल में मेरे को उधारी, अगर मेरे को कस्टमर देगा मेरे को 5,000, और मेरे को अपने जिस बिजनेस से मैं खरीद रहा हूँ, आलू और तेल खरीद रहा हूँ, उसको देना है 5,000, ठीक है। अब ना मैं तुमको एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ, अब तुम लोग ही मुझे बताओगे। अब इसको भी ना बैलेंस शीट में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल को। अब देखते हैं, कॉमन सेंस लगा के बताना, ठीक है। मैं तुमको क्लू भी दे देता हूँ, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ट्रेड पेएबल है वो एसेट साइड होगा या लाइबिलिटी साइड होगा? इसके बाद ब्रेक ले लेंगे गाइस, प्लीज थोड़ा बेयर कर लो मेरे साथ, इसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। जो ट्रेड पेएबल, लाइबिलिटी, Payable liability है. पेएबल, लाइबिलिटी, एसेट। ओके एसेट, कोई एसेट बोल रहा है, ओके कोई लाइबिलिटी बोल रहा है, ओके, और एनी अदर आंसर तो है ही नहीं कुछ, और कोई आंसर करना चाहता है? एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर? ओके, तो बेसिकली इट इज अ एसेट और लाइबिलिटी। तो बहुत लोगों ने बोला लाइबिलिटी, ठीक है। अब लाइबिलिटी तुमने क्यों बोला, सपोज अफान ने लाइबिलिटी बोला, अफान तुमने क्यों बोला इसको लाइबिलिटी, व्हाई डिड यू से इट्स अ लाइबिलिटी? क्योंकि हम वो करते हैं ना, उनको देना है हाँ वो तो करते हैं, पर इसके हिसाब से सोच, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के हिसाब से सोच। क्योंकि अभी तक उसका एप्लीकेशन हुआ नहीं। सॉरी क्वेश्चन फिर से पूछना था। तो तुमने बोला ट्रेड पेएबल, गुड आंसर, कि लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी को लौटाया जाता है, जैसे डेट है, करेक्ट है, डेट है, इक्विटी हम लौटाते हैं, राइट, वी ओ समवन टू समथिंग। पर इसके हिसाब से सोचो, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के हिसाब से सोचो, क्यों लाइबिलिटी और एसेट है, क्यों, सॉरी, क्यों ये लाइबिलिटी? सोचो, अब सोचो, ठीक है, ध्यान से सुनो। तुमने ये जो 5,000 किए, ये 5,000 तुमने लगाए हैं बिजनेस में, ध्यान से सुनना। अगर मैंने सपोज बिजनेस में मैंने 5,000 का खर्च, देखो मैंने 5,000 के रॉ मटेरियल खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने पैसे नहीं लगाए, मैंने बोला है बंदे को, देखो ये उस साल का है, मैंने बोला है कि भाई मैं तेरे को अगले साल पैसे दे दूंगा, मैं तेरे को अगले साल 5,000 रुपए दूंगा। पर क्या मैंने इस साल उसको 5,000 रुपए दिए? वो जो मैंने बिजनेस चलाया, मैंने मेरा जितना बिजनेस हुआ, मेरा जो बिजनेस सपोज मैंने चलाया, ठीक है, वो जो 5,000 रुपए था, क्या वो मेरा पैसा था? क्या मैंने पैसे लगाए 5,000 एक्स्ट्रा? ये मुझे बताओ बस। नहीं, किसने लगाया? किसने पैसे लगाया? किसने पैसे लगाया? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे सप्लायर ने पैसे लगाया है मेरे बिजनेस में? इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरे को हाँ, सप्लायर ने लगाया। ये 5,000 रुपए मेरे को नहीं लगाने पड़े, जिससे मैंने खरीदे, द पर्सन हु आई बॉट इट फ्रॉम ही पुट मनी। सो सी, अब तुम बोलोगे भाई आई ओ हिम 5,000, यस यू ओ हिम, करेक्ट,
100% correct. You owe him 5,000 rupees, you have to pay him back. But at the same time, in that particular year, did I spend even a rupee? Did I spend a rupee of 5,000? No. I had good customer relationship. मैंने उसको लेवरेज करके मैंने वो सप्लायर ने 5,000 रुपए इनडायरेक्टली बिजनेस में लगाए, तो इसको बोलते हैं देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस जा रहा है तो कोई टेंशन मत लो, ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मेरे को भी समझने में बहुत टाइम लगा था, पर इतना याद रखना ट्रेड पेएबल करके होती है, ये 5,000 रुपए ये आपका लाइबिलिटी है। तो हाँ बताओ। जैसे जैसे हमारे डेप्टर्स ने हमें फंड किया था वैसे एक तरह से ये सप्लायर हाँ एग्जैक्टली बस। अच्छा हाँ चलो मैं एक और, चलो इसी लाइन में मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो देखते हैं बता पाते हो कि नहीं, ठीक है। इसी लाइन में जो बैलेंस शीट खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, डोंट वरी। अगर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर है, पता है आई एम लिटरली टीचिंग एवरीथिंग, मतलब ये तुमको स्टार्ट करा देगा, तुम एक एनुअल रिपोर्ट अभी खोल के आराम से देख सकते हो, मैं तुमको दिखाऊंगा अभी एग्जांपल के साथ, डोंट वरी, पर यू कैन गेट स्टार्टेड। तो एडवांसेस, जो एडवांसेस होते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो मान लो एक कस्टमर ने मेरे को एक, सपोज मेरी समोसे की दुकान अभी चलो बंद कर दी मैंने ठीक है, अब मैंने ना अभी बिल्डिंग बनाने की दुकान खोल दी है, ठीक है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए ना मेरे को सपोज 20 लाख की बिल्डिंग बनानी थी, ठीक है। कस्टमर ने बोला भाई मैं तेरे पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मैं तेरे को ना पहले से 10 लाख दे देता हूँ, ठीक है। नहीं, उसने बोला पहले से मैं तेरे को 20 लाख ही दे देता हूँ, तो ये एक एडवांसेस है, ये एक एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर है, ठीक है। उसने मेरे को पैसे दे दिए। अब ध्यान से बताना क्या ये एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा, अगर बैलेंस शीट पे अगर ये नोट हो रहा है ये चीज, तो क्या ये एसेट है या लाइबिलिटी? ध्यान से बताना, मैं तुमको फिर से क्लू दे रहा हूँ, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ध्यान से सोचो। लाइबिलिटी नहीं भाई, मैं बताऊंगा ये तो। हाँ, और कोई एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? ये लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, और कोई आंसर? एनी अदर आंसर? कोई और कोई बोलना चाहता है कुछ? लायबिलिटी होगी। लाइबिलिटी नहीं यार, मैं बोलूंगा ये लाइबिलिटी कैसे हुई, मैं बोलूंगा ये तो कैश है ना, उसने मुझे कैश दिया है भाई, मेरे को मेरा कैश है ये, मेरे को तो कैश है ना ये मेरा। बट ये सोर्स ऑफ फंड के अंदर आएगा ना ये। हाँ सो ठीक है, मतलब हाँ तो देखो प्रॉब्लम क्या है, ये कैश है मैं मानता हूँ, पर ये कैश मेरे को भाई प्रोजेक्ट भी तो पहली पहली बात तो मेरे प्रोजेक्ट डिलीवर की नहीं है, तो मैं इसको ना दिखा नहीं सकता हूँ कि ये मेरा पैसा आया है, राइट। मैंने प्रोजेक्ट मेरे उसको देना है, तो वो उस हिसाब से सोच सकते हो। दूसरी बात तुम सोच सकते हो ये एक सोर्स ऑफ फंड है ना, कि कस्टमर ने मेरे को पहले ही पैसे दे दिए ताकि मैं मैं उसका बिल्डिंग बना सकूं, कि इनडायरेक्टली मैं कस्टमर का पैसा लगाकर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। तो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर किस साइड आएगा, लाइबिलिटी पे आएगा या एसेट पे आएगा? क्या तुमको क्या लगता है, अब बोलो। इट विल कम ऑन लाइबिलिटी साइड। तो समझ रहे हो तो कितना सिंपलीफाई हो रहा है, देखो जब तुम एसेट, जब तुम सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड के हिसाब से सोच रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, चलो फाइनल है, अब इसके बाद ब्रेक ले लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल जो मैंने बोला, बेसिकली द मनी दैट आई एम सपोज टू रिसीव, नाउ दिस मनी, is it an asset or is it a liability? Now here you might again get confused, so is it an asset or is it a liability? The cash that I'm supposed to receive, एसेट। but how is it an asset? इधर तो पैसा आया नहीं है ना मेरे को। एसेट तो वो चीज होती है ना जो बोलते हैं कि एकदम मतलब उस पे उससे हमको पैसा मतलब आता है, मतलब आएगा ना मगर इससे। हाँ ठीक है करेक्ट पर एनी अदर लॉजिक की फिर भी भाई पैसे तो आए नहीं है ना, मतलब ये तो हवा में है ना ये पैसे। नहीं एक्चुअली मतलब जैसे जो भी मैंने प्रोडक्ट बेचा है उसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट मैंने लगाया है ना उसमें। हाँ 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 अप्लाई सही हुआ पकड़ रहे हो। एप्लीकेशन। हाँ देखो अब देखो मैं समझाता हूँ, मैं सबके आंसर करेक्ट देखो, लेकिन मैं ना नीतीश भाई ने, बिजनेसमैन शायद से नीतीश भाई खुद है इसलिए उन्होंने फटाक से आंसर कर दिया। देखो एक बात समझो, सपोज मैं अभी एक बिजनेस कर रहा हूँ, ओके। सपोज मान लो मैं और अफान ने ही बिजनेस, मैंने और अफान ने बिजनेस किया, हमने समोसा बनाने के लिए सपोज कुछ पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। अब अगर सोचो सपोज मान लो हमने 10,000 की सेल्स की है, हमने 5,000 हमको लगे खर्चों में, ठीक है। हमको मान लो ये 5,000 इस 5,000 से रिलेटेड नहीं है, ये दोनों रिलेटेड नहीं है। सपोज मैंने और अफान ने 5,000 रुपए लगाए समोसा बनाने में, मतलब आलू समोसा ये सब खरीदने में लगाए, ठीक है, 5,000 रुपए, ठीक है। ध्यान से बोलना, ठीक है। अगर मैंने लगाए तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, अफान और मैंने प्लान किया था कि 5,000 रुपए होना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो हमारे कस्टमर थे, वो कस्टमर ने बोला कि भाई देखो हमको टेक्निकली कितना आना था, हमको 10,000 रुपए आने थे, पर चलो मान लो कस्टमर ने, किसी ने पैसे नहीं दिए, मान लो जस्ट इन केस हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि हमने बहुत ही मतलब कुछ ऐसा हमने किया जहाँ पे कस्टमर, बेसिकली जोमेटो में यही हुआ था, मतलब जोमेटो में यही होता है कि कस्टमर पैसे नहीं देता है, तो कस्टमर ने पैसे ही नहीं दिए, ठीक है। कस्टमर ने पैसे ही नहीं दिए, बेसिकली उसने बोला हम अगले महीने देंगे। तो ये जो 5,000 है ये मैं कहाँ से खर्च करूंगा, कहाँ से खर्च करूंगा मैं, वेयर विल आई स्पेंड इट फ्रॉम? ध्यान से सोचना, मैं फिर से बताता हूँ। सपोज 10,000 की सेल्स होने की थी, ठीक है, पर किसी ने चलो चलो ऐसा समझते हैं 10,000 की सेल्स होने की थी, 5,000 मेरा था, 5,000 मुनाफे होना था, ठीक है, मुनाफा होना था।
लेकिन क्या हुआ ना, मेरे को किसी ने पैसे दिए नहीं, हमको किसी ने पैसे दिए नहीं। तो अभी जो 5,000 जो खर्च होनी है, वो कहाँ से आएगा वो पैसा? वेयर विल आई वो खर्च कहाँ से आएगा? वेयर विल आई गेट इट फ्रॉम? हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो? हाँ, हमारे वो रिसीव करेंगे ना कस्टमर से। तो कस्टमर से अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, पर अभी हमको और कर्जा लेना पड़ेगा भाई, राइट? और बोरो करना बात समझ रहे हो? पड़ेगा। हमको अपना सोर्स ऑफ फंड बढ़ाना पड़ेगा। मे बी आई हैव टू टेक मोर डेट, या फिर अफान और मेरे को और पैसे लगाने पड़ेंगे बिजनेस में। बेसिकली आई हैव टू इंक्रीज माय सोर्स ऑफ फंड। यस और नो? एग्री करते हो कि नहीं? एग्री करते हो कि नहीं? सही। हाँ, तो अगर ये एक जो हम पैसा लगा रहे हैं, तो अब ध्यान से सोचना, ठीक है? अगर ट्रेड रिसीवेबल है, जो मेरे को पैसे आए नहीं है, ये जो 5,000 रुपए जो मेरे को आए नहीं है, ये कौन लगा रहा है भाई? ये 5,000 कहाँ से आ रहे हैं? अगर मेरे को कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा है, तो कौन लगा रहा है पैसा? कौन लगा रहा है? मैं और अफानी तो लगा रहे हैं ना वापस बिजनेस में। एग्री करते हो ये बात? हाँ, एग्री करते हो? लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये एंड ऑफ द डे फिर से एप्लीकेशन ऑफ फंड है। तो ठीक है, छोड़ो, इतना दूर नहीं जाते हैं। सिंपल सी बात है कि मैं और अफान क्या करेंगे, क्योंकि बिजनेस चल नहीं रही है, तो हम लोग और थोड़ा पैसा लगाएंगे, पर हम क्या करेंगे ना, ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हमको अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा। ये सोर्स ऑफ फंड इधर से, मतलब इधर जो 5,000 एक्स्ट्रा हम सपोज लोन या कुछ भी लेंगे, ये इधर आ जाएगी एसेट में। ट्रेड रिसीवेबल इज बेसिकली एन एसेट। इतना अभी के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, बिकॉज मुझे पता है वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी वरना। सिंपल सी बात है, एक ट्रेड रिसीवेबल करके एक चीज होती है। बेसिकली जो पैसा मेरे को आने को होता है, वो एक एसेट है, क्योंकि इट्स अ सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, इतना समझो, इट्स अ सोर्स ऑफ फंड। क्योंकि ऐसा समझ सकते हो कि फ्यूचर में पैसा आने वाला है ना, जैसे अफान ने बोला कि फ्यूचर में तो पैसा कभी ना कभी आएगा ना। तो बिल्डिंग का जैसा है कि कभी ना कभी तो जनरेट करेगा ना, रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो सिंपल है, ऐसा समझ लो कि पैसा तो कभी ना कभी आएगा, तो ये एसेट है। इसलिए सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड बाहर में गया, अभी के लिए वो नहीं समझते। ठीक है, तो समझ में आ गया गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड? अभी तक क्या क्लियर है तुम लोगों को? जितना भी मैंने समझाया, क्या क्लियर है? गाइस एक और मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ, अगर तुमको ना अभी तक कोई भी डाउट है, लाइक अभी तक तुमको फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमने क्या क्या पढ़ा बिफोर वी टेक अ ब्रेक? सो वी लर्न अबाउट कंपनीज कैसे मूव करती हैं, ठीक है? प्रॉफिट्स की वजह से मूव करती हैं। प्रेजेंट प्रॉफिट नहीं, पास्ट प्रॉफिट नहीं, फ्यूचर के प्रॉफिट्स की वजह से मूव करती है। ठीक है, फ्यूचर में। अब फ्यूचर के प्रॉफिट कहाँ मिलेंगे? अब फ्यूचर का प्रॉफिट एनालाइज करना है, तो हमको प्रेजेंट का भी देखना पड़ेगा, पास्ट का भी देखना पड़ेगा, कैसे किया है उसने, क्या किया है। तो ये सब नंबर हमको कहाँ मिलेंगे? एनुअल रिपोर्ट में मिलेंगे, क्वार्टरली रिपोर्ट में मिलेंगे, जो कंपनी हर क्वार्टर रिलीज करती है, हर ईयर रिलीज करती है। फिर क्या होता है, फिर हमको वो नंबर जब मिलता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नंबर को एकदम खिचड़ी बना देते हैं। हर चीज की एक जगह होती है। तो अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, तो अगर मेरा बिजनेस कहाँ से मैंने पैसे उधार लिए और कहाँ मैं पैसे लगा रहा हूँ, तो ये मेरे को बोलती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक होता है सोर्स ऑफ फंड, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब, लायबिलिटी और इक्विटी मतलब ये है कि पैसे बिजनेस कहाँ से ले रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट जानना ये है कि बिजनेस और जो प्रोमोटर और जो ये है, वो अलग है, दोनों दो सेपरेट एंटिटी है। मतलब मैं अफान अलग है और बिजनेस अलग है, बैंक अलग है, जहां से भी उधारी लिया है। और जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं, वो है एसेट, वो है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि कहाँ पे हम पैसा लाइबिलिटी से लेकर कहाँ लगा रहे हैं हम। और एसेट उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, और दूसरी बात, क्योंकि वो फ्यूचर में हमारे लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं, पोटेंशियल। फिर हमने ये सीखा कि जैसे एग्जांपल हमने देखा कि कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड जैसे मैंने बोला है कि एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि हमने बेसिकली उधर से लेकर बस कैश में रखने को चाहा, कि वी डिसाइडेड कि हम इस कैश को, हम इस जो जो अफाना में लगा रहे हैं, उसको कैश में लगा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी हमने देखा कि एसेट है। फर्नीचर, ये सब हमने एसेट है देखा। जो उधारी ले रहे हैं, लोन, डेट, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि वो सोर्स ऑफ फंड है, कि उनका पैसा से लेकर हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनका पैसा है, राइट? जो पेएबल है, मतलब जो हमको पैसा देना है, मतलब जो सप्लायर को पैसे देने हैं, हम उसके बिजनेस पैसे से बिजनेस चला रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ सोर्स ऑफ फंड। तो दैट इज द लायबिलिटी साइड। तो ये सब हम ना अब अभी विल सी इट ऑन द ऑन द एनुअल रिपोर्ट, राइट? हम लोग एनुअल रिपोर्ट पे ये सब चीजें देखेंगे, हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे, सब कुछ समझे, बहुत ईजी है। ये था अभी तक का सेशन। तो इतने सब में मैंने जो पढ़ाया है ना, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, अगर उसमें कुछ डाउट है ना, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट का ले लेते हैं, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तब तक टाइप करो, इधर टाइप कर लो, मैं भी थोड़ा फ्रेशअप होके आ जाता हूँ, राइट? और तब फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं, और लाइक देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। जो भी मतलब डाउट्स है, या फिर जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड आई विल एक्सप्लेन। और ओके डन। वैल्यूएशन का एक प्राइमर दूंगा, और मैं ये भी समझाऊंगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो लिंक्ड है। तो थोड़ा लंबा सेशन जाएगा आज, तो थोड़ा रेडी रहना। मे बी हम बीच में डिनर करके भी आ जाएंगे, रात को लेट नाइट हम कर लेंगे, वो भी हम पॉसिबल, अगर किसी को, अगर वो एक्सेप्ट है तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि अगर डिनर विनर करना है तो वो भी एग्रीड है, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ हाँ अफान बोल। एक मिनट रुको। हाँ हाँ बोल, मैं हूँ इधर। हाँ अरे मतलब हाँ
हाँ तो गाइस अभी ब्रेक ले लो, 9 o'clock को मिलते हैं ना। हाँ तो बताओ। नहीं, सेशन के रिलेटेड नहीं है, जैसे मतलब जनरली मैंने पिन किया था तेरे को व्हाट्सएप पे हाँ हाँ कि भाई आ जाओ सिखा दो, तो एक झटके में आ गया लिटरली। और मतलब आने से पहले प्रिपेयर भी किया एकदम, इतना हाँ टाइम देने के लिए लिटरली थैंक यू। नहीं मैं नहीं किया, समझ में नहीं है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या क्या। ऑडिबल हूँ मैं भी। हाँ प्रिपेयर किया, ओके। अरे प्रिपेयर किया तूने, इतने एफर्ट्स लिए भाई, आ गया तू, इतना अरे सिखाया नहीं नहीं, लंबा। अरे इट्स ओके, आई मीन वो आई मीन मैं आई सी पॉइंट इज कि अगेन आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव, जैसा नहीं है मेरा कोर्स है। मेरा पॉइंट ये है कि आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग एट वन पॉइंट, कोई हेल्प करने को था नहीं। एंड कोई अगर इतना इजीली समझा देता ना तो मेरा मेरा 3 साल बच जाते, सोचो। और मतलब माई 3 years कुड हैव बीन सेव्ड। आई मतलब जो चीज़ मैंने 3 साल बैठ कर आया टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन आइटम जो लग गया, तो आई वांट दैट कि तुम लोगों का वो टाइम सेव हो, इतना सब आप झंझट में ना घुसो कि अभी अभी आप एक बैलेंस शीट देखो, डर ना लगे कि हाँ भाई सब बैलेंस शीट तो सेम ही, आपको एसेट दिखे, ये नॉन करंट लाइबिलिटी बाद में हम डिस्कस करेंगे। पर आपको जब दिखेगी तो डर नहीं लगेगा कि अरे हाँ बैलेंस शीट ये बोलती है पैसा कहाँ से लिया है और पैसा कहाँ पे लगाया है। राइट, तो मैं समझाऊंगा, वो भी समझाऊंगा। इसलिए तो थैंक यू बोल रहा हूँ, पैसे लेता हूँ थोड़ी बहुत आते तो दैट्स द थिंग एंड या so right, I'm glad to if I was of help and anything, if I अरे could यार add बहुत value, if I could add एक value, एक बात बोलनी थी, मतलब हाँ हाँ आई एम गेटिंग लिटिल बिट ग्रीडी है। हाँ हाँ मतलब अभी इंडस्ट्री वगैरह भी सिखाएगा ना भाई, मतलब हाँ आगे। आई विल गो टू। पता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल को एनालाइज करने का तरीका अलग है, इंश्योरेंस कंपनीज को एनालाइज करने का तरीका है, बैंक्स को एनालाइज करने का तरीका अलग है, तुम्हारा हर बिजनेस का अलग है। लाइक एवरी सिंगल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का अलग है, केमिकल कंपनीज का अलग है, केमिकल में भी बहुत टाइप की कंपनीज रहते हैं। तो अगेन आई नॉट कवर एवरीथिंग, मतलब बिकॉज तुम्हारा भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो जाना चाहिए। पर इफ यू डोंट माइंड, एक बात बोलनी थी मैं। हाँ 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 हाँ, ऐसा मतलब ये नहीं है कि अभी तक जो हुआ मैं मतलब बेसिकली ये मतलब मैंने अभी पिछले एक महीने में दिसंबर में बुक्स में सब पढ़ लिया था मैंने। हाँ पर हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे बिगिनर्स हैं, हाँ मैंने तो बिगिनर्स, फिर इसीलिए मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा है, दैट इज ये द रीजन। बहुत बढ़िया, मतलब बेस्ट। मेरे को भी बहुत टाइम गया, पूरा महीना चला गया यार इसमें, तो बैलेंस हाँ शीट में, और तुमने 1 घंटे में पूरा कवर कर दिया तो। नहीं आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अगेन, थोड़े और भी हैं चीजें, मतलब हाँ, पर और भी अभी हाँ डिटेल करोगे, मेरे को हाँ बस इतना ही पूछना था। हाँ तो इसलिए तो मैं कह रहा था आई एम गेटिंग अ बिट ग्रीडी है। नहीं नहीं हाँ हाँ, आई विल गो इंडस्ट्री। और तब और अभी तुम्हारा स्टैमिना और कितना घंटे, मतलब और कितना घंटा ले सकते हो? अरे आई टेक 2 more hours विल टेक। और एक काम करेंगे ना, अगर सपोज डिनर विनर किसी को जाना है, सपोज मेरे को भी मे बी आई माइट हैव टू गो एट 9:30, तो हम डिनर करके वापस आ जाएंगे, लेट नाइट मतलब कर लेंगे। और जो नहीं आ पा रहा नहीं आ पा रहा है, रिकॉर्ड कर लूंगा सेशन में, आई डोंट वरी अबाउट की रिकॉर्डिंग में दे दूंगा तुम लोगों को, जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग। हम लोग 2 पार्टर सीरीज कर लूंगा, मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं पर्सनली सिंह मेरे लिए बोल रहा हूँ, इस सेशन एक्सटेंड से 12 तक भी जाएगा तो मेरे को ऐसा कोई हाँ दिक्कत नहीं, बिंदास, मतलब मैं अरे सब मैंने मेरे को सीखना है भाई, वो बहुत I इतना have सब had कुछ है, I have had ओवरलोड कुछ नहीं है भाई I वैसा। have had days where I have taken sessions till 2 in the morning also, मतलब हाँ चलेगा भाई, वो भी तो चलेगा, वो भी मतलब I'm चलेगा। telling ले लूंगा तो, that is as long as you guys are willing to learn, मैं तो I'm full ready। भाई, ठीक है, ठीक, तो थैंक यू। राइट, तो मिलते हैं फिर 10 o'clock को मिलते हैं। तब तक कोई डाउट्स है, अगर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोई भी डाउट है कि क्यों ये भाई, टेंशन मत लो, मैं समझाने को रेडी हूँ। ठीक है, बस पूछ लो, ठीक है। और मे बी मैं 9-9:30 10 के बीच अगर डिनर मेरे को जाना पड़े तो आई लेट यू नो, एंड देन विल हैव अ पार्ट 2, तब नहीं आने से भी चलेगा, आई रिकॉर्ड द सेशन, नो वरीज। ठीक है, चलो ओके देन गाइस, चलो विल टेक अ पॉज।